हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टेम्पेस्ट के इंट्रोडक्शन से। देखिए, द फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द टेम्पेस्ट comes from the court reveals account which notes that the play was performed on November 1st 1611। एक्चुअली द टेम्पेस्ट जो है इसका पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड कोर्ट रेवेल्स अकाउंट से मिलता है। इसमें ये नोटेड है कि नवंबर 1 1611 को ये किंग जेम्स फर्स्ट के सामने उनके कोर्ट में, जिसका नाम व्हाइट हॉल पैलेस था, वहाँ पर परफॉर्म किया गया था। और ये जो परफॉर्मेंस है ये शेक्सपियर की अपनी खुद की कंपनी द किंग्स मैन के थ्रू की गई थी। शेक्सपियर की जो कंपनी थी उस टाइम पर उसका नाम किंग्समैन था, उनके द्वारा परफॉर्म की गई थी ये। सेकंड रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं अब। सेकंड रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस जो है ये अराउंड February 1613 मानी जाती है, यानी 1613 फरवरी के आसपास की बात है, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ्स वेडिंग। ये बात है प्रिंसेस एलिजाबेथ जो थी उनकी शादी फेडरिक से हो रही थी, इलेक्टर पैलेटाइन जो थे उनसे हो रही थी, जो बाद में बोहेमिया के राजा बन गए थे। तो उनसे शादी हो रही थी और शादी का जो सेलिब्रेशन था उस टाइम पे परफॉर्म की गई थी February 1613 के आसपास। ठीक है, प्ले के लिखने की बात करें तो प्ले वाज रिटन इन 1610 और अर्ली 1611। 1610 या 1611 की शुरुआत मानी जाती है कि उस टाइम पे प्ले लिखा गया था। द टेम्पेस्ट वॉज फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1623 में फर्स्ट फोलियो में। फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। याद रखिए, फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले पब्लिश्ड बाय हिज फेलो एक्टर्स जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। और उस वॉल्यूम में, इन दैट वॉल्यूम, टेम्पेस्ट जो था ना, टेम्पेस्ट वाज गिवन द फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि एडिटर्स जो थे वो बहुत हाईली रिगार्ड कर रहे थे इसको, द टेम्पेस्ट को। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं कि द टेम्पेस्ट जो है वो उस टाइम पे लोगों को बहुत पसंद आता था। इस वजह से उसकी डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से जो एडिटर्स थे वो भी हाईली रिगार्ड करते थे इसे। अब बारी है कैरेक्टर्स को जानने की, यानी जो प्ले है हमारा उसके कैरेक्टर्स को समझने की। चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, बाकी स्टोरी में जैसे आपके साथ स्टोरी चलेगी ना, तो स्टोरी के अंदर पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैरेक्टर क्या है। लेकिन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा जानना जरूरी होता है ताकि कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला नाम जो लिखा है वो लिखा है प्रोस्पेरो का। जो प्रोस्पेरो मिलान का राइटफुल ड्यूक है। अब मैंने यहाँ पे ना राइटफुल बोला है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। राइटफुल यानी हकदार तो प्रोस्पेरो ही था, और प्रोस्पेरो को धोखे से उसका भाई एंटोनियो जो है वो वहां से भगा देता है, वहां से निकाल देता है, और उसका पूरा का पूरा जो ड्यूकशिप है उसे हड़प लेता है इसका भाई एंटोनियो, प्रोस्पेरो का। प्रोस्पेरो यहाँ पे सेंट्रल फिगर के रूप में है, एक मैजिशियन है, वैसे अच्छे नेचर का। पूरी कहानी जो हमने पढ़ी है, समझी है, उससे यही समझ में आया है कि इसका नेचर जो है ना वो खराब नहीं था, लेकिन इसके साथ बेचारे के साथ धोखा हुआ था, इसलिए वो कहानी में जो करते हुए दिख रहा है वो इसलिए करते हुए दिख रहा है। वो तो आप कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे मेरे साथ में, तो आपको समझ में आएगा। अब जैसा मैंने हाईलाइट यहाँ कर दिया एंटोनियो को, तो पहले इन्हीं से मुलाकात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई है, जिसने प्रोस्पेरो को धोखा देकर उसका ड्यूकशिप छीन लिया। इसको और मिरांडा को, यानी प्रोस्पेरो को और मिरांडा को, दोनों को ही निकाल दिया था वहां से, एक जहाज के अंदर समुद्र के बीच में छोड़ दिया और ऐसे ही निकाल दिया। अब मैंने मिरांडा का नाम लिया तो मिरांडा को ही जान लेते हैं पहले। मिरांडा थर्ड नंबर पे है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर मिरांडा ले रही हूं मैं। मिरांडा जो है ये प्रोस्पेरो की बेटी है, जैसा आपने जाना अभी अभी। बहुत ही इनोसेंट सी, ब्यूटीफुल, केयरिंग डॉटर है। मिरांडा का जो कैरेक्टर है ना, उसको जानकर आपको ये समझ में आएगा कि ये इनोसेंस का अगर अपन बेस्ट एग्जांपल देना तो मिरांडा है। बहुत ही भोली सी, बहुत ही स्वीट सी लड़की है। ठीक है, अब बारी आती है एरियल की और कैलिबन की, तो एक एक करके लेते हैं। पहले एरियल को लेते हैं। एरियल एक एरी स्प्रिट है जो प्रोस्पेरो की सर्विस में है।
एरियल को ना एक विच ने, जिसका नाम था साइकोरेक्स ने पेड़ के अंदर कन्फाइन कर दिया था, पेड़ के अंदर कैद कर दिया था। वहां से प्रोस्पेरो ने इसे आजाद करवाया था और तभी से ये प्रोस्पेरो की कमांड मानता है, प्रोस्पेरो के ऑर्डर जो है ना उनको फॉलो करता है तभी से ही। लेकिन कहीं ना कहीं आजाद तो ये होना चाहता है, प्रोस्पेरो की बातों को मानता है, लेकिन सवाल करता रहता है बीच बीच में कि मुझे तुम कब आजाद करोगे। ठीक है, अब बारी आती है कैलिबन की। मैंने अभी अभी नाम लिया था साइकोरेक्स। जो साइकोरेक्स है ना विच, उसका बेटा है ये कैलिबन। और कैलिबन जो है ये आधा तो इंसान जैसा दिखता है और आधा राक्षस जैसा दिखता है। प्रोस्पेरो जहाँ जिस आइलैंड के ऊपर आया, एंटोनियो ने जब वहाँ से निकाल दिया था, कहाँ से, मिलान से जब निकाल दिया इसको, तो ये उस शिप में बैठकर, उस नाव में बैठकर कहो कि अपनी बेटी के साथ में एक द्वीप पे पहुंचता है। और वो जो द्वीप था ना, उस द्वीप पे पहले ही कैलिबन राज करा करता था, यानी कैलिबन और ये इसकी माँ, ये सब लोग यहाँ रहा करते थे। तो कैलिबन जो है उस जगह को अपनी जगह मानता है, और यही एक रीज़न है कि वो प्रोस्पेरो से नफरत करता है, क्योंकि प्रोस्पेरो रहने लग गया वहाँ पर। तो कैलिबन जो है ना उससे जेलस फील करता है, उससे नफरत भी करता है। इवन इसने मिरांडा को भी परेशान करने की बहुत कोशिश करी है कैलिबन ने। ठीक है, आते हैं हम दूसरी तरफ। अब ये जो हैं एलोंसो जो है ये किंग ऑफ नेपल्स हैं, जो कि समुद्री यात्रा पर निकले हुए हैं। रीज़न है इनकी बेटी की शादी, ये अपनी बेटी की शादी में गए थे, और वो शादी जो है फ्री करके, यानी शादी कंप्लीट करके और फिर वहाँ से लौट रहे हैं। और एक समुद्री तूफान आता है जिसके शिकार हो जाते हैं, यानी समुद्री तूफान के अंदर फंस जाते हैं। शिकार तो क्या हो जाता है, समुद्री तूफान को कन्फ्रंट करना पड़ता है इनको। ठीक है, उसके बाद बारी आती है फर्डिनेंड की। फर्डिनेंड जो है ये एलोंसो का बेटा है। ये रोमांटिक हीरो है हमारी स्टोरी का, हमारे इस प्ले का। इसका जो प्यार है मिरांडा के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही चेस्ट लव है, ट्रू लव है, प्योर लव है। अब बारी आती है सेबेस्टियन की। सेबेस्टियन एलोंसो का भाई है, ब्रदर है, सेल्फिश टाइप का इंसान है और लालची है। मतलब लालच में आकर ये अपने भाई तक को मारने के लिए मतलब एग्री हो जाता है, एक मतलब कहते हैं ना सत्ता के लिए। जैसे कि यहाँ एंटोनियो ने प्रोस्पेरो के साथ किया था कि प्रोस्पेरो को बेदखल कर दिया, मतलब उसको भगा दिया वहाँ से और उसके जगह राज करने लगा। उसी तरीके का ना ये है सेबेस्टियन एलोंसो को वहाँ से हटा देना चाहता है, मतलब हटा क्या देना चाहता है, जान से ही मार देना चाहता है, इस टाइप का ये करेक्टर है। ठीक है, अब गोंजालो की बारी आती है। गोंजालो एक बहुत ही वाइज, जेंटल, ऑप्टिमिस्टिक मैन है, एक एडवाइज़र है, ओल्ड मैन है। ये अच्छी ही सलाह देता है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, ये कभी किसी चीज़ के अंदर कमी नहीं निकालता। अच्छा करेक्टर है, मतलब बहुत शांत सा करेक्टर है। ये दो और हैं, इनसे और मिल लेते हैं। एक तो है स्टीफेनो एक शराबी बटलर है और माइनर करेक्टर है। इनकी भी आएगी बीच में बातचीत, तो इसलिए इनसे भी अपन एक बार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद है ट्रिंकोलो है ये एक जेस्ट है, यानी जोकर या फन जो है ना, मजाक जो है, थोड़ा सा ह्यूमर जो है वो क्रिएट करने के लिए प्ले के अंदर है। तो ये माइनर करेक्टर हैं दोनों के दोनों। अब अपन चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, यानी प्लॉट की तरफ, और पहले एक्ट 1 सीन 1 का देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, सीन की शुरुआत होती है ना जब कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है, यानी जब अपन नाटक को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का सीन जो वो आता है। शुरुआत कैसे होती है, प्ले बिगिन होता है एक जहाज पर। समुद्र में भयंकर तूफान में फंसा हुआ जहाज है, तेज गर्जना हो रही है, बिजली की चमक है, विशाल लहरें चारों तरफ से अफरा तफरी मचा रही हैं। जो नाविक हैं इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाज चट्टानों से जाकर ना टकरा जाए। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। अब यहाँ पर देखकर ये पता लगता है कि यहाँ पर हर तरह के इंसान हैं। बाद में है ना आपको बताएंगे अभी कि कौन कौन से लोग हैं। कुछ जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो कॉमन पीपल हैं या किसी राजघराने से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये जो समुद्र के अंदर तूफान आया है ना, इस समुद्र के तूफान को देखकर ये पता लग रहा है कि आम आदमी हो चाहे रॉयल फैमिली से कोई हो, जब तूफान आता है ना तो उसके लिए सब बराबर है। यानी नेचुरल डिजास्टर के सामने सब बराबर है। प्रकृति जब प्रकोप करती है ना तो किसी को नहीं देखती। देखिए, कहानी की शुरुआत हो रही है, यानी सीन जो हमारा शुरू हो रहा है, जहाज का जो कैप्टन है या कहिए शिप मास्टर है, वो बोल रहा है बोट्सवैन को कहता है कि नाविकों को जल्दी जल्दी काम पर लगाओ ताकि जहाज चट्टानों से ना टकरा जाए।
बोट्सवैन जल्दी से अपने जो भी साथी हैं उनको आदेश देता है कि जो ऊपर जो टॉप सेल होती है ना, ऊपर की जो पाल, उसको नीचे करें, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करें। तूफान की ओर देखकर वो बहुत ही चैलेंजिंग तरीके से बोलता है। क्या बोलता है? एकदम चैलेंजिंग तरीके से उसको बोलता है कि ब्लो टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड, कि जितना चाहो उतना गरजो। मतलब जो तूफान आ रहा है, जो लहरें उठ रही हैं, उनको भी एक तरह से चैलेंज कर देता है कि तुम्हें जितना तेज गरजना है उतना तेज गरजो, कितनी तेज आवाज करो। मानो क्या कह रहा हो वो? मानो तूफानों को ललकार रहा हो। फिर भी वो उम्मीद क्या करता है कि समुद्र में जहाज बच जाए। तभी क्या होता है कि राजघराने के यानी रॉयल फैमिली के कुछ लोग डेक पर आते हैं। तो अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है ना, जहाज के अंदर वो राजघराने के लोग हैं। उसके अंदर कौन कौन है देखिए, हाईलाइट कर रखा है अलग अलग कलर से, तो मेरे को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। अलांसो है जो कि नेपल्स के राजा हैं। सेबेस्टियन है, अलांसो के भाई हैं। एंटोनियो है वहां पर जो मिलान के ड्यूक हैं। अभी हाल फिलहाल वो ड्यूक है, जबकि राइटफुल ड्यूक कौन है? प्रोस्पेरो, है ना। तो एंटोनियो है, फर्डिनेंड है जो कि राजा का बेटा है, और गोंजालो है। गोंजालो एक बहुत ईमानदार, और मैंने आपको कहा कि एक ओल्ड मैन है, एडवाइजर है बहुत अच्छा, वो है। सभी के सभी लोग बहुत घबराए हुए हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं सबके सब। और किसको बुला रहे हैं? शिप मास्टर को बुला रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। बोट्सवैन जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है, झल्लाया हुआ है, डांटता है। वो कहता है कि नीचे डेक पर जाओ सारे के सारे। चेतावनी देता है कि तुम शोर मचा रहे हो, तुम्हारे शोर की वजह से ना सारी की सारी जो भी सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। इसका मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम तूफान को और बढ़ा रहे हो, तूफान को कम नहीं कर रहे, बल्कि तुम चिल्ला चिल्ला के तूफान को और बढ़ा रहे हो। गोंजालो कोशिश करता है पोलाइट होने की, और वो क्या कहता है कि इस जहाज के ऊपर राजा भी है। तो बोट्सवैन बिल्कुल निर्भीक होकर एकदम बिना डरे जवाब क्या देता है? भाई राजा है तो क्या हुआ? व्हाट केयर्स दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग। कि राजा है तो क्या हुआ? तूफान जो आएगा वो राजा के नाम से रुक थोड़ी ना जाएगा। ये तूफान राजा के नाम से क्या मतलब रखता है? अपनी कैबिन में जाओ, चुप रहो, हमें परेशान मत करो। राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, जब तूफान आ गया समुद्र में तो वो ये थोड़ी ना देखेगा कि नाव के अंदर कौन है। इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री, कि गुस्सा होने की बजाय गोंजालो फाइंड्स ह्यूमर इन द बोट्सवैन करेज। गोंजालो जो है वो बोट्सवैन की बात के अंदर ये देखता है कि मतलब कोई बात नहीं, उसने गुस्से गुस्से में कहा है, लेकिन वो बुरा नहीं मानता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नेचर के सामने सब बराबर है। राजा भी समुद्र के अंदर, मतलब ये नहीं है कि आदेश दे देगा समुद्र को कि रुक जाओ। ठीक है, अब गुस्सा नहीं होता, उसकी हिम्मत पर हंसता है, और हंसते वक्त क्या बात होती है कि हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट, गैलो स्टैंड फास्ट, गुड फेट टू हिज हैंगिंग। गोंजालो उसकी रूखी बातों पे गुस्सा न होकर उसकी हिम्मत पर हंसता है, और मजाक में पता क्या कहता है? इसका चेहरा ऐसे लगता है कि मानो इसको फांसी के फंदे पर मरना है, डूब कर नहीं। क्योंकि इसने अभी अभी क्या कहा, इसको ये लगा, गोंजालो ने, मतलब गोंजालो को क्या लगा कि इसने राजा के बारे में, राजा को नेग्लेक्ट किया, राजा के बारे में ऐसा बोल के कि क्या हो गया, तूफान राजा को थोड़ी ना देखेगा। तो गोंजालो बात को ओवरकम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मुझे इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ डूबकर नहीं मरना, इसने तो फांसी के फंदे पर मरना है। इसका मतलब हम सब के सब जिंदा बचेंगे, राजा बचेगा, हम सब बचेंगे, फिर इसको सजा सुनाएंगे क्योंकि इसने अभी अभी बदतमीजी करी है। उसका मतलब है कि अगर इसकी किस्मत फांसी से मरने में है तो जहाज डूबेगा नहीं। ये मजाक की बात है, लेकिन है कैसी, एकदम ऑप्टिमिस्टिक सी बात है ना, होप दिख रही है इसके अंदर। बोट्सवैन फिर से आदेश देने के लिए चला जाता है, टॉप मास्ट नीचे करो, पाल संभालो, मतलब इस तरीके की बातें करने लगता है। बोट्सवैन जब ये सब चीजें कर रहा होता है ना, तो ये जो राजघराने के लोग हैं, जो नोबल मैन है, ये फिर से लौटते हैं गुस्से में, डर में भरे हुए। अब सेबेस्टियन जो है ना, सेबेस्टियन कॉल्स द बोट्सवैन, जो बोट्सवैन है उनको गालियां देना स्टार्ट कर देता है, गंदा बोलना लग जाता है, बक बक करने वाला, भगवान को ना मानने वाला, मतलब इस तरीके का बोलता है। इवन डॉग भी बोल देता है उसको। एंटोनियो उसे गंदा बेहुदा शोर मचाने वाला कहता है। यानी ये सारे के सारे लोग ना गुस्से में भरे पड़े हैं। सेबेस्टियन भी उसको गाली देता है, एंटोनियो जो है वो भी गाली देता है, मतलब गंदे वर्ड्स बोलते हैं, और सन पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, है ना। आगे क्या होता है? बोट्सवैन इग्नोर करता है उनकी बातों को, क्योंकि इस समय मतलब हालात ऐसे बने हुए हैं। बोट्सवैन उनकी बातों की परवाह नहीं करता, जहाज बचाने की तरफ ध्यान देता है। गोंजालो फिर भी हंसी मजाक में कहता है, उसको पूरा यकीन है कि ये आदमी डूबने वाला नहीं है,
ये आदमी जो इस तरीके से अफरा तफरी मचा रहा है ना, ये डूबने वाला नहीं है। हमारा जो जहाज है, अगर ये अखरोट के छिलके की जितना भी कमजोर हुआ ना, यानी नटशेल जितना भी कमजोर हुआ, तो भी ये डूबेगा नहीं। चाहे इसमें पूरी तरह से छेद ही छेद हो, यानी अनस्टेंस्ड वेंच, बहुत लीक करने वाला जहाज, बहुत ज्यादा लीक करने वाला जहाज हुआ ना, अगर तो भी ये जहाज डूबेगा नहीं पूरे तरीके से। लेकिन अभी भी पैनिक है, पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। नाविक चिल्ला रहे हैं बहुत जोर जोर से, ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट। सब चिल्ला रहे हैं, सब खो गया, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, सब खत्म हो जाएगा। लहरें जहाज पर आकर गिरने लगती है। बोट्समैन घबरा जाता है। वट मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड, यानी क्या अब मौत का वक्त आ गया, यानी क्या अब बस अब मरने वाले हैं। Gonzalo sees the king and Prince Ferdinand praying and urges everyone else to do the same because they are all facing the same fate. यानी आम आदमी भी वही फेस कर रहा है, जो बोट्सवेन है, नाविक हैं, सारे सब बराबर चीज फेस कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं मौत जो है नजदीक ही है ना। अब गोंजालो देखता है कि राजा और राजकुमार सब प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी सबको भी कहता है कि सब एक जैसे ही है, सबकी किस्मत एक जैसी है कि आज डूबेंगे तो सारे डूबेंगे। सेबेस्टियन और एंटोनियो अभी भी गुस्से में हैं, बोट्सवेन को कोसते रहते हैं। क्या कोसते हैं, अब क्या बोलते हैं, अब उसको बोलते हैं कि वुड दाउ माइटेस्ट लाई ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 डाइज। उसको कोसते हुए कहते हैं कि काश 10,000 ज्वार की लहरें आए खूब तेज और तुम डूब जाओ। यानी खूब तेज से ना एकदम से ज्वार ऊपर की तरफ आए और तुम डूब जाओ, यानी उसको कर्स दे रहे हैं। अचानक अंदर से चीखें आती हैं, मर्सी ऑन अस, वी स्प्लिट, मर्सी ऑन अस, हम पे दया करो भगवान, हम पे दया करो। क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, वी स्प्लिट, यानी जहाज टूट गया, जहाज फट गया। भगवान से कहते हैं भगवान दया करो। लोग लास्ट बार एक दूसरे को ना अलविदा करते हैं, एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। एंटोनियो कहता है चलो राजा के साथ ही डूबेंगे। अब सेबेस्टियन भी दौड़ कर चला जाता है। गोंजालो जो पीछे रह जाता है वो कहता है कि नाउ वुड आई गिव 1,000 फरलोंग्स ऑफ सी फॉर एन एकड़ ऑफ बैरन ग्राउंड, आई वुड फेन डाई ए ड्राई डेथ। कि मौत को जब सामने देखता है ना, मौत को जब सामने देखता है तो गोंजालो भी बोलता है कि मैं डूबकर मरना नहीं चाहता, काश मैं इस हजारों मील के समुद्र को एक बंजर भूमि के एक टुकड़े में बदल सकता, तो मैं सूखी जमीन पर मरना चाहता। यानी मैं डूब कर नहीं मरना चाहता समुद्र के अंदर, कहीं मैं दिखूंगा ही नहीं, मैं कहीं गायब भी हो जाऊंगा इसके अंदर। तो काश मेरा बस चलता तो मैं इस पूरे के पूरे समुद्र को एक बंजर धरती के रूप में बदल देता और फिर चाहे मैं मर जाता। तो लास्ट जो सीन है, लास्ट जो सीन यानी ये जो सीन है उसका जो एंड है वो जहाज के टूटने, सबके भागने के साथ में खत्म होता है। समुद्र का तूफान अभी भी लेकिन है ना तेज ही है, अभी समुद्र का तूफान जो है ना वो नहीं रुका है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो सीन है ना वो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एक्ट 1 सीन 2 की तरफ। शुरुआत जो है ना वो इस तरह का सीन देखकर हो रही है, यानी कहाँ से सीन है, सेटिंग जो है पहले वो बताती हूँ मैं आपको। सीन जो है वो बिल्कुल पीसफुल मैजिकल आइलैंड है, बहुत ही क्वाइट है, मैजिकल आइलैंड है। इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेरो सेल, प्रोस्पेरो की एक गुफा है, केव जैसा घर है, यानी गुफा जैसा घर है। वहां की बात है जहां पे वो अपनी बेटी मिरांडा के साथ में रहता है। द स्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयड द शिप इन द प्रीवियस सीन, जैसा प्रीवियस सीन में आपने देखा कि तूफान आया और शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये सीन खत्म हो गया। और अब क्या है, द रोरिंग सी हैज बिकम काम अगेन, कि जो बहुत तेज गर्जना हो रही थी ना वो शांत हो गई, यानी सीन दूसरा आ गया। अब हमारे सामने सीन जो है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे शुरुआत होती है देखिए, सीन की शुरुआत मिरांडा, एक जेंटल 15 साल की बेटी, 15 साल की लड़की, डीपली वरीड अबाउट द स्टॉर्म, बहुत बुरी तरह से टेंशन में है वो तूफान को देखकर। उसे लगता है कि उसके जो फादर है प्रोस्पेरो, उन्होंने अपनी जो मैजिकल पावर है उससे ये तूफान पैदा किया है। इसलिए वो प्रेयर करती है अपने पापा से, कहती है इफ बाय योर आर्ट माय डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन दिस रोर अलay them, अगर आपने अपनी वजह से मतलब आपने अपनी पावर से अगर ये तूफान लाया है ना तो प्लीज इसे शांत कर दो। वो बताती है, प्रोस्पेरो जेंटली कन्फर्ट्स हर एंड टेल्स हर कि तूफान कितना भयानक था, बिजली की आग की तरह, मतलब वहां पर चमक दिखाई दे रही थी, लहरें जहाज को तोड़ रही थी, सारे के सारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। प्रोस्पेरो उसको प्यार से शांत करता और क्या कहता है, देयर इज नो हार्म डन, कहता है देयर इज नो हार्म डन, कोई नुकसान नहीं होगा किसी का भी। वो समझाते हैं किसी की जान नहीं गई है। और ये सब एक बहुत ही बड़े मकसद का हिस्सा है, मतलब जो एम है ना उसका हिस्सा है। अब समय आ गया है मिरांडा कि
अब तुम्हें सब सच बताया जाए कि वो कौन है, इस द्वीप पर कैसे आए, दोनों किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। अब वो क्या कहता है, लाई देयर माई आर्ट, यानी अब वो बताएगा अपना जो उसने मैजिकल जो मैजिक का जो क्लॉक पहना हुआ है, यानी जो अपने ऊपर जो कोट सा पहना हुआ है, जादूगर को आपने देखा होगा कई बार स्टेज शो करने के लिए आते हैं तो कुछ अलग सा उनका अटायर होता है ना, पहने हुए होते हैं एक अलग सी ड्रेस, मतलब उस टाइप से वो कोट को उतारते हुए कहता है लाई देयर माई आर्ट, अब तू यहीं रह मेरी कला, यानी अपनी आर्ट को उतार देता है। कहता है अब मैं एक फादर के रूप में अपनी बेटी से बात करूंगा, मैजिक को एक साइड में कर देता है और बात करता है अपनी बच्ची से एक पिता की तरह। ठीक है, फिर वो मिरांडा को बताते हैं, देखिए यहाँ से शुरू होती है कहानी, यानी अब कहानी बताना स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो मैजिक से उन्होंने ये जो तूफान है ये क्यों लेकर आए। मिरांडा को कहते हैं कि हाँ तूफान मैंने पैदा किया है, लेकिन किसी को भी जरा सी भी चोट नहीं पहुंची, नो नॉट सो मच ट्रेडिशन एज एन हियर बी टाइड टू एनी क्रिएचर इन द वेसल, कि जहाज पर किसी भी आदमी का एक बाल तक बांका नहीं हुआ है, एक बाल तक बांका नहीं हुआ है, नॉट इवन वन हेयर वाज लॉस्ट, एक बाल तक नहीं झड़ा उसका किसी का भी। मिरांडा से कहते कि ध्यान से सुनो, क्योंकि जब वो इस आइलैंड पर आए थे तब वो सिर्फ 3 साल की थी, छोटी सी बच्ची, सिर्फ 3 years old। कितने साल की थी? 3 साल की। प्रोस्पेरो बताते हैं, हिडन टेल हर, प्रोस्पेरो बताते हैं कि कभी वो मिलान का ड्यूक हुआ करता था, एक शक्तिशाली शासक, और मिरांडा उसकी बेटी, मतलब एक अकेली बेटी मिरांडा। शौक मिरांडा, बिल्कुल एकदम से शॉक्ड हो जाती है मिरांडा, पूछती है उनसे, बताती है, मतलब पूछती है कि फिर हम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो प्रोस्पेरो बताता है कि 12 साल पहले उनका छोटा भाई एंटोनियो, जिस पर वो पूरा भरोसा करते थे, उसने धोखा दे दिया उसे। प्रोस्पेरो का पूरा राजपाट जो भी था सब कुछ छीन लिया, क्योंकि प्रोस्पेरो को सबसे ज़्यादा रुचि जो थी ना, वो शासन करने में नहीं थी, स्टडी करने में थी, फिलॉसफी में थी, मैजिक में थी। इसलिए अपनी जो भी पावर थी वो एंटोनियो को उन्होंने खुशी खुशी दे रखी थी, लेकिन एंटोनियो धीरे धीरे लालची बनता गया और पूरा का पूरा अधिकार अपना जमाना चाहता था। इसलिए वो क्या हुआ, वो मिलना किसके साथ, अलोंसो के साथ, किंग ऑफ नेपल्स के साथ, और उसके साथ मिलकर उसने एक गुप्त संधि कर ली, आपस में हाथ मिला लिया दोनों ने। प्रोस्पेरो का वो पॉलिटिकल एक तरह से राइवल था, पॉलिटिकल एनिमी था। उसने वादा किया कि यदि राजा उसकी हेल्प करे तो वो उसके अंडर हो जाएगा। एक रात एंटोनियो के जो सैनिक थे उन्होंने प्रोस्पेरो को और छोटी मिरांडा को, दोनों को क्या किया, दोनों को उठाया, पकड़ लिया, टूटी हुई नाव में बिना पाल के, बिना खाना पीना दिए समुद्र में छोड़ दिया मरने के लिए। हाउएवर बाद में क्या हुआ, एक दरबार, मतलब उन्हीं के दरबार के अंदर एक ईमानदार और बहुत ही दयालु आदमी जिसका नाम था गोंजालो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं गोंजालो। उन्होंने छुपकर मदद करी, उनकी खाने पीने का सामान दिया, कपड़े दिए, सबसे जरूरी चीज प्रोस्पेरो की जो मैजिक सीखने वाली जो बुक्स थी ना, जो जादुई किताबें थी, वो भी उसको दी, जो आज प्रोस्पेरो की सबसे बड़ी पावर बनी हुई है। मिरांडा ये सुनकर रो पड़ती है और कहती है कि काश मैं गोंजालो से मिल पाती और उन्हें थैंक्स कर पाती, है ना। अब देखिए आगे, प्रोस्पेरो तब बताता है कि किस्मत जो है वो अब उसके दुश्मनों को फिर से उसके पास लेकर आ रही है। बाई एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज बाउंटीफुल फॉर्च्यून नाउ माई डियर लेडी हैथ माइन एनिमीज ब्रोट टू दिस शोर। ये कितना अद्भुत संयोग है ना, देखो किस्मत ने मेरे साथ में, देखना कितना अच्छा संयोग किया कि मेरे दुश्मन खुद इस तट पर आकर पहुंचे मेरे पास में। वो कहता है, ये सेज दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मेक थिंग राइट, ये सही समय है न्याय का, बदला नहीं, मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, न्याय कर रहा हूँ, ये न्याय का टाइम है। धीरे धीरे मिरांडा को नींद आने लगती है, क्योंकि शायद उसके जो फादर है ना वो उसके ऊपर जादू कर रहे हैं कि अब उसको नींद आ जाए। प्रोस्पेरो उसको सुला देते हैं। अब एंट्री होती है एरियल की। अब एरियल आता है, एक हल्का सा हंसमुख सा, मतलब आत्मा है, वो वाइट कलर का सा दिखाई दे रहा है, खुशी से प्रोस्पेरो को मतलब एक बार तो रिगार्ड करता है और फिर वो बताता है कि उसने क्या क्या किया है, क्योंकि प्रोस्पेरो ने उसी को कहीं कमांड दी थी कि तू जा और ऐसे ऐसे करके तूफान लेके आ। वो क्या कहता है कि ही कैरिड आउट द स्टॉर्म एग्जैक्टली एज ऑर्डर्ड, कि आपने जैसा आदेश दिया था मैंने वैसा का वैसा ही किया है, कोई मरा नहीं है, सब सुरक्षित है, उनके कपड़े तक सूखे हैं, प्रोस्पेरो की योजना के अनुसार ही सब कुछ हुआ है, बस सब अलग अलग जगहों पर बिखर गए हैं। अब कहते हैं कि राजकुमार फर्डिनेंड है, राजकुमार फर्डिनेंड जो है ना वो अकेला है, वो सोच रहा है कि उसके फादर की डेथ हो गई है,
लेकिन शिप जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, एक सीक्रेट सी खाड़ी के अंदर छुपा हुआ है। वहां पर सब लोग बहुत गहरी नींद में हैं। राजा ऐसा लग रहा है कि जैसे डूब गया हो, या कुछ लोग सोच रहे नेपल्स लौट गया। इस तरीके की बातें जो है वो बनी हुई है। प्रोस्पेरो एरियल की प्रेज करता है क्योंकि उसने बहुत परफेक्ट काम किया, जैसा उसने कहा था वैसा वैसा ही काम किया। एरियल थका हुआ है। अब वो बहुत ही पोलाइट होकर पूछता है कि तुम मुझे कब आज़ाद करोगे, ही विल फाइनली बी फ्री, कि मैं कब आज़ाद होऊंगा अच्छे तरीके से। तो प्रोस्पेरो को गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर उसको याद दिलाता है, भूल गया कैसी हालत में था तू, तुझे साइकोरेक्स ने अपने पास बंदी बना के रख रखा था एक पेड़ पर, मैंने तुझे छुड़ाया, मैं तुझे लेकर आया। साइकोरस मर चुकी थी, उसका एक बेटा जिसका नाम कैलिबन है, जो इसी द्वीप पर रहता था, जो कि आधा इंसान है और आधा राक्षस है, जानता है तू? बोले वहां पर रहा करता था तू, मैं तेरे को लेकर आया हूँ। तो प्रोस्पेरो वार्न करता है एरियल को कि नॉट टू बी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मत हो दोबारा से, नहीं तो मैं उसी पेड़ से बांध दूंगा तुम्हें, उसी पेड़ में वापस से तुम्हें छुपा दूंगा, वहीं पनिशमेंट मिल जाएगी। एरियल माफी मांगने लगता है, नहीं सर नहीं सर ऐसा मत करो, और प्रॉमिस करता है कि नहीं मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब आगे से मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। प्रोस्पेरो देन प्रोमिसेस हिम कंप्लीट फ्रीडम इन 2 days। प्रोस्पेरो कहता है कि बस 2 दिन की बात है, 2 दिन में मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ना फ्री कर दूंगा, 2 दिन बस आज़ादी मिल जाएगी। एरियल खुश होकर उड़ जाता है, अपने अगले काम के लिए वेट करने लगता है और चला जाता है। जब मिरांडा जागती है तो प्रोस्पेरो कैलिबन को बुलाता है। कैलिबन को ना मिरांडा विलन बोलती है, क्योंकि कैलिबन ने मिरांडा को बहुत परेशान किया हुआ था। एज विकेड ड्यू एज एवर माई मदर। अब ये है ना, अब कैलिबन आ गया, कैलिबन की एंट्री हो गई। एंट्री होते ही कर्सिंग करने लग गया दोनों को, यानी मिरांडा और उसके फादर को, दोनों को शाप देने लग गया। कहता है कि जितनी गंदी हो, मेरी माँ ने दलदल से झाड़ू में झाड़ी थी, यानी एज वी कैड ड्यू एज एवर माई मदर ब्रश्ड विद रेवंस फेदर फ्रॉम अनहोलसम फेन ड्रॉप ऑन योर बोथ, यानी गंदगी से गंदगी जो है ना तुम्हारे ऊपर गिरनी चाहिए। मतलब भगवान करे कि तुम गंदी से गंदी दलदल में फंस जाओ, क्योंकि इसकी माँ चुड़ैल थी, एक विच थी, और विच होगी तो गंदगी के अंदर, मतलब कोई साफ सफाई पवित्रता की चीज तो है नहीं, गंदी चीज। तो मतलब कहते हैं कि गंदी से गंदी दलदल के अंदर तुम फंसो, मतलब तुम बुरे से बुरे परेशान हो, इस तरीके का उसको शाप देने लगता है। प्रोस्पेरो गुस्से से धमकाता है उसको टू टॉर्चर हिम विद पेनफुल क्रैम्स इफ ही मिसबिहेव्स। कहता है इस तरीके की अगर गंदी हरकतें की ना तूने, तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दे सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों के बीच में तुम्हें फेंक सकता हूँ। कैलिबन गुस्से में कहता है कि क्या बात कर रहे हो, ये आइलैंड जो है ये मेरा है, जिसमें तुम रह रहे हो, ये आइलैंड मेरा है, ये उसे उसकी माँ ने दिया था और प्रोस्पेरो ने धोखे से छीन लिया। वो कहता है पहले प्रोस्पेरो उसके साथ अच्छा था, लेकिन अब जो है ना, अब अच्छा व्यवहार नहीं करता, और तुमने जो ये मुझे बोलना सिखाया है ना, उसकी वजह से, मतलब यू टोट मी लैंग्वेज, तुमने मुझे जो भाषा सिखाई है ना, उससे तो मेरा ही फायदा है। अब मैं तुम्हें अभिशाप दे सकता हूँ, तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। प्रोस्पेरो कॉल्स हिम ए हेटफुल स्लेव। प्रोस्पेरो उसको क्या कहता है कि तुम हेटफुल हो, स्लेव, दास कहीं के, बहुत नीच हो तुम तो। वो कहता है कि तुम्हारा नेचर कभी नहीं सुधर सकता। कैलिबन डर कर भाग जाता है, बड़बड़ाता है, यानी सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आया है कैलिबन का कि कैलिबन कैसा था। देन एरियल रिटर्न, एरियल वापस आता है एकदम, मतलब इनविजिबल रूप में, सिर्फ वो सुनाई देता है, समझ में आता है बस उसका एक मतलब म्यूजिक सा सुनाई देता है। फर्डिनेंड को मिरांडा की ओर, मतलब जैसे वो करवा रहा है एक तरह से, उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर ध्यान दिलवा रहा है, एक सॉन्ग सा गा रहा है। वो दिखाई किसी को भी नहीं देता है एरियल, है ना, सिर्फ इस तरीके का गाना सा सुनाई देता है। और उसका जो गाना है, उसका पहला जो गाना है वो है कम अनटू दीज येलो सैंड्स, उसे जंगल की ओर खींचता है। दूसरा उसका गाना है फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये फर्डिनेंड को विश्वास दिलाता है कि उसके जो फादर है उसकी डेथ हो चुकी है, और समुद्र में मोती और मूंगे में वो बदल गया, यानी वो चेंज हो गया। जो समुद्र के अंदर पड़ी नहीं होते पर्ल्स वगैरह, कोरल वगैरह, मूंगा कोरल होता है, पर्ल्स मोती होते हैं, यानी फादर जो है ना उसकी हड्डियां तक जो है वो मोती वोती बन गए, वो दफन हो गया। यानी फर्डिनेंड को वो इस तरीके का विश्वास दिला देता है एक म्यूजिक के थ्रू। वेन मिरांडा सीज फर्डिनेंड, जब मिरांडा जो है फर्डिनेंड को देखती है, देखते ही हैरान रह जाती है। आई माइट कॉल हिम ए थिंग डिवाइन फॉर नथिंग नेचुरल इवन सो नोबल। क्या कहती है कि मैं इसे देवता कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इससे अधिक सुंदर और इससे अधिक अच्छा कभी कुछ नहीं देखा। प्रोस्पेरो छिप छिप कर ये चीज देख रहा होता है, वॉचिंग सीक्रेटली, छिप कर देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। एट द फर्स्ट साइड दे हैव चेंज्ड आईज, क्योंकि पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को जैसे दिल दे बैठे हों, इस तरह की फीलिंग जो है वो फील
कर सकता है। फर्डिनेंड मिरांडा को देखकर सोचता है कि अगर वो कोडेस है, कोई देवी है, तो ही आस्क्स इफ ही इज ह्यूमन एंड वेदर शी इज मैरिड। वो सो पूछता है कि क्या तुम इंसान हो और क्या तुम अनमेरिड हो, क्योंकि उसको देख के ऐसे ऐसा फील आता है कि जैसे कोई देवी हो। अब मिरांडा सेज शी हैज नेवर सीन अनदर मैन बिफोर, जब मिरांडा कहती है कि मैंने कभी कोई आदमी देखा ही नहीं, फर्डिनेंड को तो ये सुनते ही तुरंत उससे प्यार हो जाता है। वो कहता है कि अगर मैं राजा होता ना तो मिरांडा मेरी रानी बनती। प्रोस्पेरो अंदर से बहुत खुश है, सख्त बनकर थोड़ा लेकिन पेश आता है उनके सामने, मतलब उनके सामने इस तरीके बिहेव करता है कि जैसे वो बहुत स्ट्रांग है, बट अंदर से खुश है। फर्डिनेंड पर जासूसी करने लगता है, कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम कोई जासूस हो। फर्डिनेंड को ये कहता है कि हो सकता है तुम जासूस हो और मैं तुम्हें कैद करूंगा। तो फर्डिनेंड थोड़ा सा तो विरोध करता है, लेकिन मिरांडा जब देखता है ना मिरांडा को, उसके ऊपर दया आ रही है, क्योंकि मिरांडा क्या करती है, मिरांडा एक तरह से दया के रूप में रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से, कहती है कि नहीं नहीं फर्डिनेंड बहुत ही नेक है, अच्छा इंसान है। प्रोस्पेरो से चुप करा देता है, उसे वार्निंग देता है कि ऐसे किसी अजनबी के ऊपर जल्दी से भरोसा मत करा करो, इस तरीके से ना ट्रस्ट कर लेती हो यूं ही तुरंत ही। फर्डिनेंड कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे कैद कर लो, मुझे अपना कैदी बना लो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं मिरांडा के नज़दीक रहूंगा, क्योंकि वो उससे सचमुच प्यार करने लगा है। प्रोस्पेरो उसके सच्चे प्यार को देखकर ना मुस्कुराता है कि ये तो इससे सच में प्यार करने लग गया, हिज प्लान इज वर्किंग, कि जो वो प्लान कर रहा था वो वर्क कर रहा है। मिरांडा एंड फर्डिनेंड हैव ट्रूली फॉलन इन लव, दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे हैं। अब क्या होता है, फर्डिनेंड को अपने साथ आने के लिए मतलब बोल देता है, और इसी के साथ में ये जो सीन है ये खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो स्टार्ट होता है सेकंड एक्ट सीन फर्स्ट। उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके का आपके सामने सीन आता है। इसमें क्या है, ये एक मतलब अलग हिस्से पे दिखाई देगा ना, तो ये प्रोस्पेरो के वहाँ जगह पर है और ना ही ये समुद्र के अंदर है, ये अलग ही कोई द्वीप है जहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग आपके सामने बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें एक तो है नेपल्स का राजा अलांसो, दूसरा उसका भाई सेबेस्टियन, मिलान का ड्यूक, और प्रोस्पेरो का जो वो विश्वासघात करने वाला भाई है ना एंटोनियो, वो है यहाँ पे, गोंजालो है वहाँ पे, और एड्रियन है, फ्रांसिस्को है, ये भी दरबारी ही हैं, वो भी हैं। ये सारे के सारे तूफान से बच गए हैं लेकिन थके हुए हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और वो कैसे बचे, मतलब इतना खतरनाक इतना हिंसक तूफान आया था, इस समुद्री तूफान से वो कैसे बचे, ये चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। अब सीन स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। गोंजालो से शुरुआत होती है, वो थोड़ा बुद्धिमान है, खुशमिजाज है, दयालु टाइप का आदमी है। वो दुखी राजा अलेंसो को एक तरह से कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने बेटे फर्डिनेंड के खो जाने पर थोड़ा दुखी है। गोंजालो बहुत ही प्यार से कहता है कि बिसीच यू सर, बी मैरी, यू हैव कॉज, बिसीच यू सर, यानी कि महाराज खुश रहिए, हर्ष मनाइए, क्योंकि इतने भयानक तूफान से आप जीवित बच के निकले हैं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अलांसो बहुत दुखी है, उदास होकर क्या कहता है, प्रीति पीच, कि चुप रहो, प्लीज चुप रहो, मैं इतना नहीं हिम्मत वाला हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, प्रीति प्लीज आस्किंग गोंजालो टू स्टॉप, कि रुक जाओ, सोरो फॉर हिज सन इज टू डीप, उसका जो दुख था ना अपने बेटे के लिए वो बहुत गहरा था, और ऑब्वियसली उसे लगा कि मतलब समुद्र के अंदर जो तूफान आया उसके अंदर उसका बेटा जो है वो मर चुका है, तो कैसे कोई खुश रह सकता है ना। आगे क्या होता है देखिए, His sorrow for his son is too deep for word of comfort to help him, कि कोई भी शब्द ऐसे नहीं थे जो शब्द जो हैं वो उसको सांत्वना दे सके। पास में ही सेबेस्टियन एंटोनियो बिल्कुल पास में ही विस्पर कर रहे थे, दोनों के दोनों यानी धीरे धीरे बात कर रहे थे कि गोंजालो जो है उसकी दयालुता देखो, मतलब कैसे बोल रहा है, कितना बोल रहा है, मतलब इसके शब्द तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोल्ड पोरेज, पोरिज का मतलब होता है दलिया, खाने की चीज़ होती है, कि ऐसा लग रहा है मतलब इतना बेस्वाद बोला है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है बोलने का, जितना ठंडा दलिया बुरा लगता है ना वैसे इसके शब्द जो है वो बुरे लग रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत थी ये सब बोलने की, ऐसा ये कोई माहौल है मतलब ये सब कुछ कहने की। लेकिन यहाँ पे ये जो करेक्टर है ना गोंजालो, ये एक ऐसा करेक्टर है जो ऑप्टिमिस्टिक करेक्टर है, जो हर चीज़ के अंदर आस देख लेता है, इस तरह करेक्टर है। एड्रिन ट्राइज टू लाइटन द मूड, एड्रिन भी ट्राई करता है कि माहौल को थोड़ा हल्का करे, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आइलैंड जो है भले ही जंगली हो लेकिन इसकी हवा बहुत सही है,
और तुरंत ही सेबेस्टियन एंटोनियो उसका मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि हवा में बदबू है, हरी भरी जो ये धरती है ये हरी भरी नहीं है बल्कि सूखी है, बदसूरत है, मतलब ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। गोंजालो हमेशा आशावादी ही बात करता रहता है। वो क्या कहता है, द ग्राउंड इंडीड इज ट्वानी, यानी हाँ जमीन वाकई पीली है, इस तरीके से बोलता है, यानी एक तरह से एक सटायर करता है, द ग्राउंड इंडीड इज ट्वानी, कि हाँ जमीन वाकई पीली है, यानी हम पहुंच गए, जिंदा बच गए, ये क्या कम है, मतलब इन सब चीज़ों को तुम देख रहे हो, ये क्या कम है। आगे स्टिल गोंजालो कंटिन्यूज टू लुक ऑन द ब्राइट साइड, गोंजालो हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ ही देखता है, यानी हर चीज़ में अच्छा ही देखने की कोशिश करता है। वो ध्यान देता है कि उनके कपड़े जो समुद्र के पानी में भीग गए थे अब फिर से जैसे साफ हो गए, चमकदार हो गए। वो कहता है कि मानो जैसे कि उनके कपड़े फिर से किसी ने कलर करवा दिए हों। उसे याद आता है कि यही कपड़े उन्होंने, यानी वो के वही कपड़े हैं भाई जब शादी में जाके आए हैं। और शादी किसकी थी, एलेंसो की बेटी की। बेटी कौन, बेटी का नाम क्या है, क्लैरिबेल। क्लैरिबेल की शादी थी, और शादी थी ट्यूनिस के अंदर, ट्यूनिस अफ्रीका में, ट्यूनिस में उसकी शादी थी। ये सुनते ही सेबेस्टियन और एंटोनियो हंसने लगते हैं। गोंजालो को ट्यूनिस और कार्थेज के बीच की जो बातें हैं उनके लिए चिढ़ाने लगते हैं। तो क्या होता है, फाइनली एलेंसो इंटरप्ट्स ओवरवेल्म्ड विद सोरो, ही रिग्रेट मैरिंग हिज डॉटर। बीच में ही एलेंसो एक तरह बात करने लगता है। वो कहता है कि काश मैंने ये शादी ना करी होती इतनी दूर अपनी बेटी की, मेरे को बहुत लोगों ने मना किया था लेकिन मैंने नहीं मानी। वुड आई हैड नेवर मैरिड माई डॉटर देयर, क्योंकि मैंने अपना बेटा खो दिया, इतनी दूर ना जाता शादी करने के लिए तो शायद मैं अपना बेटा ना खोता। तो कल्पना करता है कि शायद फर्डिनेंड किसी अजीब सी मछली का खाना बना रहा हो, यानी बन रहा होगा, यानी फर्डिनेंड जो है डूब कर मर गया और शायद हो सकता है किसी मछली ने उसको अब तक खा भी लिया होगा, है ना। तो अपने आप को कोसता है कि काश मैंने वहाँ शादी ना करी होती, मेरी बेटी कितनी दूर हम नहीं जाते। फ्रांसिस्को जो कि एक दयालु राजा को सांत्वना देने की कोशिश करता है, वो कहता है कि उसने फर्डिनेंड को देखा है पानी में तैरते हुए, यानी शायद वो जिंदा है। लेकिन एलेंसो निराश है, वो क्या कहते हैं, नो नो ही इज गोन, ना ना वो जा चुका है, वो नहीं है, वो जा चुका है। सेबेस्टियन बहुत ही मतलब हर्टलेस तरीके से, बहुत हर्टलेस तरीके से अलेंसो को ही दोष देता है। वो कहता है कि सब ने आपको कहा था बेटी की शादी इतनी दूर ट्यूनिस में मत करो, पर सबकी अनसुनी कर दी। अब उसी डिसीजन की वजह से ना बेटा मर गया। नेपल्स और मिलान दोनों के अंदर ही मतलब ये कहता है कि दोनों के दोनों ही बिना ही जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, बिना उत्तराधिकारी के रह गए हैं, दोनों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारी नहीं है। गोंजालो जेंटली स्कोल्ड्स सेबेस्टियन, गोंजालो जो है वो उसको धमकाता है, माहौल बदलने की कोशिश करता है। यू रब द सोर व्हेन यू शुड ब्रिंग द प्लास्टर, कि जहाँ तुम्हें मरहम लगानी चाहिए वहाँ पर तुम जख्म को रेद रहे हो, मतलब इस तरीके की बात करता है। कहता है कि तुम्हें तो मरहम लगानी चाहिए और तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको कुरेद रहे हो। लेकिन अलेंसो दुखी रहता है, दुखी होकर अपना दर्द, मतलब उसका दर्द जो है ना इतना गहरा है, वो कहता है कि कोई भी शब्द जो उसे नहीं भर सकता। गोंजालो थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश करता है और कल्पना करता है कि काश वो इस द्वीप का राजा होता तो क्या करता। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जगह बनाता, मैं एक अच्छा राजा बनता। वो कहता कि एक ऐसा राज्य बनाता जहाँ पर ना राजा होती ना प्रजा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, मतलब नया राजा ना प्रजा का मतलब सब बराबर होते, ना कोई अमीर होता ना गरीब होता, ना कोई बिजनेस करता, ना कोई कानून होती, ना कोई अपराध होता, ना कोई मेहनत करने की जरूरत होती है, यानी सब एकदम इक्वल, यानी जैसे नेचुरली सबको मिल रहा है उस तरीके से सब बराबर। आई वुड विद सच परफेक्शन ग्रोन सर टू एक्सल द गोल्डन एज, कि मैं ऐसा शासन करता कि जो गोल्डन एज के अंदर होता था ना उससे भी परफेक्ट, मैं ऐसा शासन करता। इंस्टीड ऑफ एडमायरिंग हिज ड्रीम सेबेस्टियन एंड एंटोनियो लाफ लाउडली, कि एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है वो बहुत तेज ठाका मार के हंसते हैं, कहते हैं कि राजा बनना चाहता है, राज्य का जहाँ कोई शासन ही नहीं होगा, मतलब हंसी से उसके ऊपर सटायर करते हैं। बातचीत उनकी जारी रहती है कॉन्स्टेंटली। अलेंसो ट्रायड एंड ही टेल्स गोंजालो टू स्टॉप टॉकिंग, वो कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, अब मत बोलो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। एट दे कंटिन्यूस वॉकिंग एंड टॉकिंग दे सडनली स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी, वो लोग चल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और एकदम से उनको अचानक क्या फील होता है कि जैसे उनको नींद आने लगी है, मतलब जैसे नींद सी उनके ऊपर हावी होने लगी। द मैजिकल स्प्रिट एरियल एंटर्स विजिबली। अब क्या होता है कि जो जादुई ये जो है ना स्प्रिट एरियल, उसकी एंट्री होती है। शेक्सपियर के ना बहुत सारे प्ले के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, सुपर नेचुरल जो मशीनरी है ना ये देखने को मिलती है। सेंट बाय प्रोस्पेरो, इसको भेजा किसने, प्रोस्पेरो ने। ही प्लेज सॉफ्ट एंचांटिंग म्यूजिक दैट स्लोली मेक्स एवरीवन, अब वो
बहुत ही एन्चेंटिंग, मतलब मंत्र मुग्ध करने वाला, अपने अंदर एक तरह से एक जादू सा कर देने वाला म्यूजिक जो है ना वो बजाने लगता है। अलोंसो, गोंजालो, एड्रियन, फ्रांसिस्को सब मैजिकल स्लीप के अंदर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लिविंग ओनली सेबेस्टियन एंड एंटोनियो अवेक। सेबेस्टियन और एंटोनियो जो है वो जागे रह जाते हैं। द टू मैन आर सरप्राइज बाय दिस स्ट्रेंज स्लीप। ये दोनों के दोनों है ना हैरान रह जाते हैं कि ये ऐसी कैसी नींद आ गई इनको। आपस में विस्पर करते रहते एक दूसरे के साथ। एंटोनियो पहचानता है एक अपॉर्चुनिटी को, यानी एक अपॉर्चुनिटी उसको दिखाई देती है। कहता है बीइंग टू टेम्प्ट सेबेस्टियन, सेबेस्टियन को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। वो एक बहुत ही खतरनाक विचार बताता है। वो विस्पर करता है विद फर्डिनेंड डेड एंड क्लैरिबेल फार अवे इन टर्नेस, कि फर्डिनेंड जो है वो मर गया है और बेटी, मतलब वो अलोंसो की बात करें कि अलोंसो का बेटा मर चुका है, बेटी की शादी कर दी है, तो इजीली नेपल्स का राजा बना जा सकता है। वो कहता है कि माई स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन सीज अ क्राउन ड्रॉपिंग अपॉन माई हेड, कि मेरी कल्पना है, ये देख रही है, मतलब मैं कल्पना में ये चीज देख रहा हूँ कि ताज तुम्हारे सिर पर जैसे कि आ गया है। शुरू में सेबेस्टियन उसे नींद में बक बक करने के लिए बोलता है कि अरे तुम नींद में बड़बड़ा रहे हो क्या, स्लीपी लैंग्वेज बोल रहे हो, ड्यूक ऑफ मिलान, है ना। मतलब पहले तो यूं कहते कि अरे नींद में बोल रहा है क्या, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। 20 कॉन्शियसनेस दैट स्टैंड ट्विस्ट मी एंड मिलान कैंडाइड बी दे एंड मेल्ट और दे मोलेस्ट। आगे क्या बोलता है कि अगर मेरे और मिलान के बीच में 20 लोग भी खड़े होंगे ना तो वो भी खत्म हो जाएंगे, मुझे रोक नहीं सकते। मतलब मेरी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग है कि अगर मेरे बीच में कोई 20 आत्माएं भी आ गई ना तो वो भी गायब हो जाएंगी, मैं उनसे भी लड़ लूंगा, उनको भी खत्म कर दूंगा। मतलब मेरी डिज़ायर इतनी तगड़ी है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। अब सेबेस्टियन कहता है कि ठीक है, मौका है, सब सोए हुए हैं, एक काम करो, अलोंसो को मार डालो, अलोंसो और गोंजालो दोनों को मार डालो। अलोंसो और गोंजालो मर जाएंगे तो नेपल्स का राजा बन जाएगा। सेबेस्टियन पहले थोड़ा झिझकता है, लालच में आ जाता है, महत्वाकांक्षा में आ जाता है, तो कहता है कि एज द गुड मिलान आई विल कम बाय नेपल्स, कि जैसे तुम्हें मिलान मिला वैसे मुझे नेपल्स मिल जाएगा, कि जैसे तुमने मिलान अपने भाई को के साथ धोखा करके तुमने मिलान ले लिया, क्या वैसे मेरे को नेपल्स मिल जाएगा। दोनों अपनी अपनी तलवारें खींच लेते हैं, रेडी हो जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। इतनी देर में एरियल जो है उसी क्षण वो गोंजालो के पास जाकर धीरे से ना, मतलब फुसफुसाता है कुछ, क्या कि वाइल यू हैव डू स्नोरिंग, कि तुम खराटे ले रहे हो इस टाइम पे, ओपन आई, अपनी आंखें खोलो, कोई षड्यंत्र रच रहा है, इस टाइम डथ टेक, साजिश समय ले रही है, यानी इस समय ना साजिश जो है चल रही है, तुम खराटे ले रहे हो, अपनी आंखें खोलो, कुछ होने वाला है। तो गोंजालो जो है सडनली उठ जाता है और चिल्लाता है, नाउ गुड एंजल्स प्रिजर्व द किंग, कि कोई अच्छी आत्मा जो है यहाँ आसपास है जिसने हमारे राजा को बचा लिया। बाकी सब भी जाग जाते हैं, घबरा जाते हैं। एंटोनियो सेबेस्टियन तुरंत झूठ बोलने लग जाते हैं, कहते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जंगली जानवर वगैरह की आवाज़ हमें सुनाई दी, इस वजह से हमने अपनी तलवार खींची ताकि हम रक्षा कर सकें। अलोंसो हियर्स नथिंग स्ट्रेंज बट इट इज टू टायर्ड टू क्वेश्चन देम डीपली। गोंजालो सेज दैट ही टू हर्ड द हमिंग साउंड दैट वोक हिम। तो ये चीज़ें जो है ना वो होती है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता। उस टाइम भी वो क्या कह जाता है कि कुछ ना कुछ जंगली था, उससे बचाने के लिए हमेशा ये चीज़ें कह रहे थे। स्टिल अनईजी अलोंसो टेल्स एवरीवन टू कीप देयर वेपन रेडी एंड टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर फर्डिनेंड। लेकिन अभी भी अलोंसो क्या कहता है कि तुम सब लोग तैयार रहो, फर्डिनेंड को ढूंढते रहो, अपने हथियार भी रेडी रखो। गोंजालो प्रेज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज बीस्ट, कि ये जो जंगली जानवर है उनसे हम प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए प्रे करता है गोंजालो। एज द ग्रुप एग्जिस्ट, एरियल स्टिल इनविजिबल watches them leave. He smiles to himself, proud of having foiled another wicked plot and says that he will go and tell Prospero. अब बस वो उसका काम हो गया, अब वो अपने मालिक के पास में वापस से चला गया। यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हमारा एक्ट 2 सीन 2। सेटिंग क्या है देखिए सीन की। ये जो सीन है, इस सीन की शुरुआत एक आइलैंड पर ही है, एक दूसरे हिस्से में जो प्रोस्पेरो के घर से थोड़ा सा दूर है। मौसम कुछ शांत सा है, दूर धीमी धीमी सी गरज सुनाई दे रही है। प्रोस्पेरो ने जो तूफान सा उठाया था ना उसकी याद दिला रही है। माहौल थोड़ा गंभीर सा भी है, लेकिन हंसी मजाक में बदल जाता है क्योंकि अब कॉमिक रिलीफ है इसके अंदर। क्या होता है देखिए, सीन की शुरुआत कैलिबन से होती है। कैलिबन से होती है। प्रोस्पेरो जो है उसके ऊपर जैसे गुस्सा है वो, और प्रोस्पेरो का ये एक ऐसा सेवक है जिसको वो पसंद नहीं करता।
ये लकड़ियों का भरा हुआ गट्ठर उठा रखा है, थका हुआ है, झुंझुलाया हुआ है। प्रोस्पेरो के लिए गहरे मतलब जो है ना गंदे शब्द बोलता है, बड़बड़ाता रहता है। क्या कहता है? ऑल द इन्फेक्शंस दैट सन सक्स अप फ्रॉम बॉग्स फैंस फेल्स प्रोस्पेरो, मतलब दुआ करता है, अपने मालिक को कोसता है, कहता है कि सारी की सारी बीमारियां उसके ऊपर आ जाए। वो शिकायत करता है, सारे इन्फेक्शन से भर जाए वो, मतलब इन चीज़ों के लिए बोलता रहता है। शिकायत करता है कि प्रोस्पेरो की जो इनविजिबल जो स्पिरिट है टॉर्चर हिम फॉर एवरी स्मॉल मिस्टेक, जरा सी गलती पर भी उसको सताती है, फिर भी मतलब शिकायत करता रहता है, हर बार बार उसके बारे में ही मतलब गंदा बोलता रहता है। वाइल कैलिबन इज स्टिल ग्रम्बलिंग सडनली हियर्स ए नॉइस नियर बाय, ये बस ये सी चीज़ें बड़बड़ा रहा ही होता है, इतने में उसको आसपास से आवाज़ सुनाई देती है, डर जाता है, सोचता है कि शायद प्रोस्पेरो ने कहीं सुन तो नहीं लिया और दंड देने के लिए आ रहा हो। घबरा कर जमीन पर लेट जाता है कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। इतनी देर में ट्रिंकलो आ जाता है। वो जो ये ट्रिंक्यूलो है ये जहाज के अंदर जस्ट था, यानी एक जोकर टाइप में वो था, मजाक वगैरह करने का, मस्खरा जिसको बोलते हैं, वो एंट्री करता है। वो तूफान से परेशान भीगा हुआ सा, लेकिन वहाँ छिपने की जगह ढूंढ रहा है। जमीन पे पड़े हुए कैलिबन को देखता है, उलझन में पड़ जाता है, टटोलता है कि ये क्या चीज़ है। वट हैव वी हियर, मैन और फिश, आदमी है कि मछली है, डेड है या लाइव है, मर गया है जिंदा है, फिश ही स्मेल्स लाइक अ फिश, की बदबू तो बिल्कुल फिश जैसी आ रही है। ऐसे देखता है इसको, मतलब गहराई से, इस तरीके से वट हैव वी हियर, है ना, इस तरह की बात आती है। तो उस मोमेंट पे क्या होता है, मजाक करता है कि कैलिबन की मछली जैसी दुर्गंध उसे ना इंग्लैंड में मशहूर कर देगी, वहां लेके जाएंगे, ऐसा अजीब गरीब आदमी को देखकर ना लोग पैसे देंगे मुझे। भले ही वहाँ भिखारी को लोग पैसे नहीं देते होंगे, लेकिन इस तरीके के इंसान को देखेंगे ना तो वो मुझे बहुत पैसा देंगे, मतलब बहुत पैसा कमाऊंगा, ये तो हाफ मैन हाफ फिश है। तो ट्रिंकलो नोटिस करता है कि कैलिबन इज वार्म एंड ब्रीदिंग, उसके बाद में नोटिस करता है कि इसका शरीर तो गर्म है, सांस भी ले रहा है, यानी मरा तो ये नहीं है। तो क्या मानता है कि शायद इस आइलैंड पर रहने वाला कोई इंसान होगा जिसे बिजली ने मार दिया, क्या पता बिजली गिर गई है उसके ऊपर। फिर से गरज सुनकर ट्रिंकलो भी डर जाता है कि बहुत तेज से आवाज़ आती है, वो भी कहीं छुपना चाहता है। तो क्या क्या करता है वो नीचे घुसकर भीगने से बचने की कोशिश करता है और हंसी से बड़बड़ाता है। क्या कहता है? मिजरी एक्वेंट्स ई मैन विथ स्ट्रेंज बेड फेलो, दोनों मिलकर जमीन पर पड़े एक अजीब से चार टांगों वाले जीव जैसे बन जाते हैं, फोर लेग्ड क्रिएचर एकदम इस तरीके से। यानी वो भी वहीं छिप जाता है, कहीं वो लेटा होता है उसके पास ही ऐसे छिप जाता है, चार टांगों वाले आदमी बन जाते हैं, इस तरीके से लेट जाते हैं। नेक्स्ट एंटर्स स्टीफेनो, उसके बाद में स्टीफेनो की एंट्री होती है, जो बटलर है वो एंट्री करता है, पूरी तरह से नशे में है, लेकिन अपने ऊपर करेज बना के रखता है, जोर जोर से गा रहा होता है, गाना गा रहा होता है, हाथ में शराब की बोतल है जहाज से जो वो बचा के लेके आया। क्या कहता है? आई शैल नो मोर टू सी हियर शैल आई डाई अशोर, कि वह इसे घटिया धुन कहकर भी फिर से घूंट लगा लेता है, यानी बहुत घटिया थी ये, और उसको गिटक लेता है। अब क्या होता है कि कैलिबन मतलब कैलिबन का जो ग्रोन है वो सुनता है, जैसे करहा रहा है, स्टीवन रुक जाता है। कैलिबन अब भी ये कि सोचता है कि मेरे आसपास कोई आत्मा, तो इसलिए वो डरा डर कर चिल्ला रहा है, डू नॉट टॉर्मेंट मी, कि मतलब मुझे टॉर्चर मत करो। स्टीफन चौंक कर आधा नशे में चार टांगों वाली आकृति को देखता है, सोचता है कि यार ये क्या चीज़ है, आधा आदमी आधा मछली, और डरावना सा है इंसान मतलब जीव समझ लेता है उसको। ये जानकर उसको हैरानी होती है कि वो मतलब इंग्लिश में बोलता है कि हाफ मैन हाफ फिश है, कि ये तो कोई स्पीसीज है, कोई कोई ऐसी स्पीसीज है जो मॉन्स्टर टाइप की होती है ना, उस तरीके की। अमेज होता है और फिर बोलता है एकदम से, ओपन योर माउथ हियर इज दैट विच विल गिव लैंग्वेज टू यू कैट, कि मुंह खोलो, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा है कि तुम्हें भी जुबान आ जाएगी। अंडर द क्लॉक, जो वो चोगा सा पहन रखा था ना, मतलब जो कपड़ा सा उन्होंने ओढ़ रखा था, ट्रिंकोलो रिकॉग्नाइज स्टीफेनो वॉइस, ट्रिंकोलो पहचान जाता है कि तो स्टीफेनो की आवाज़ है यार। बट स्टीफेनो हियरिंग टू वॉइसेस फ्रॉम द मॉन्स्टर जम्प्स बैक इन फ्राइट, ही बिलीव्स इट्स सेम डेविल, सम डेविल फ्रॉम द सी। अब उसकी आवाज़ को सुनता है ना, स्टीफेनो एकदम घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, ओ स्टीफेनो। द बटलर नियर बाय फॉल्स ओवर फ्रॉम शॉक, देन रियलाइजिंग इट्स हिज फ्रेंड, फिर महसूस करता है कि यार ये तो मेरा दोस्त ही है। स्टीफेनो शाउट विद जॉय, अब खुशी से वो चिल्लाने लगता है। मतलब ये एक ह्यूमरस जो है ना एलिमेंट्स, वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ओ स्टीफेनो टू न्यूपोलिटेंस स्कैप्ड, कुछ इस तरीके से बोलता है। ट्रिकेनो मतलब खुशी से चिल्लाते कहते हैं कि दोनों नेपल्स के लोग डूबने से बच गए, हम दोनों बच गए। अब दे शेयर देयर स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल, नाउ द टाइम ऑफ शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर करने लगते हैं। दे लाफ एंड टेक मोर ड्रिंक्स फ्रॉम द बोटल टू सेलिब्रेट, अब पीने लगते हैं और
बातें करने लगते हैं। मीनवाइल कैलिबन हैविंग टेस्ट वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, कैलिबन पहली बार वाइन को टेस्ट करता है, इज कंप्लीटली अमेज, द स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मेक्स हिम गिडी, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है उसको गिडी बना देती है बिल्कुल से। हाँ, अब वो मान बैठता है इन सब चीज़ों को। ही फॉल्स टू हिज नी एंड क्राइज आउट कि हैज दाउ नो ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन, ही कॉल्स द वाइन सेलेस्टियल लिकर, कि ये तो एक देवीय लिकर है, मतलब जैसे देवी देवता जो जिस चीज़ को यूज़ करते हैं ना, ये तो वो है। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं। हाँ, एक दूसरे के साथ में मतलब शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था। ये सब बातें वो करने लगते हैं। स्टेफेनो enjoys the attention, jokingly pretends to be the man, I, the moon, a heavenly being who came to earth. Trincolo हंसता है स्टेज के ऊपर। Caliban's gullibility, calling him a most poor, credulous monster. कि तुम कैसे हो, एक बहुत ही मतलब भत्ते टाइप के मॉन्स्टर हो, eager to be free from Prospero's control. कैलिबन स्वीयर्स लॉयल्टी टू स्टीफेनो, वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एंड शो हिम ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द आइलैंड, मैं तुम्हें इस आइलैंड के पूरे सीक्रेट बताऊंगा। आई विल शो दी एवरी फर्टाइल इंच, मैं तुम्हें इस मतलब ये जो आइलैंड है ना, इसकी हर एक जगह बताऊंगा, जो मतलब जगह बहुत ही फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। एंड आई विल किस दाई फुट, आई प्रीथी बी माई गॉड, तुम मेरे मालिक बन जाओ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूंगा, मतलब हमेशा। कहता है तुम बन जाओ मेरे मालिक, क्योंकि मेरा मालिक प्रोस्पेरो जो है ना, वो तो बहुत गंदा है, वो तो मुझे बहुत परेशान करता है। ही सेज ही नोज वेयर टू फाइंड फ्रेश, वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ मछलियाँ मिलेंगी, कहाँ तुम बेरीज ले सकते हो, क्रैब्स ले सकते हो, फिश ले सकते हो, और तुम्हें बेस्ट फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे। स्टीफेनो नाउ इमेजिंग हिमसेल्फ एज द न्यू रूरर ऑफ द आइलैंड, अब स्टीफेनो के लिए सोचने लग जाता है कि ये आइलैंड का नया राजा बनेगा। कहता है मतलब एकदम नशे की हालत में होता है, और फिर भी क्या बोलते हैं कि तुम मेरे मालिक बन जाओ। उछलता है, कूदता है, मतलब बैन बैन, कैलिबियन हैज़ अ न्यू मास्टर, गेट अ न्यू मैन, फ्रीडम, हे डे फ्रीडम, मतलब इस तरीके से चिल्लाता है, उछलता कूदता है। मतलब प्रोस्पेरो की गुलामी से जैसे मैं वो आज़ाद हो गया, इस तरीके से मतलब नशे में होता है। अब ड्रिंकिंग सिंगिंग वगैरह चलती रहती है, और यहाँ हमारा ये सीन जो है ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट जो है वो देखिए कैसे, मतलब उसकी सेटिंग जो है वो क्या है। ये जो सीन है प्रोस्पेरो के घर के सामने, घर के ठीक सामने होता है। और ये जो सीन है यहाँ पे, जैसे जो कॉन्स्पिरेंसी चल रही थी, इल्यूजन्स चल रहे थे, उनके बाद का जो एटमोसफियर है ना, वो दिखाता है, थोड़ा रोमांटिक दिखाता है। या फर्डिनेंड और मिरांडा को दिखाएंगे, उनके मासूम प्यार को दिखाएंगे इस वाले के अंदर। तो सीन की शुरुआत कैसे होती है देखिए। सीन ओपन्स विद फर्डिनेंड द प्रिंस ऑफ नेपल्स कैरिंग हैवी लोग्स ऑफ वुड, आपको लकड़ी उठाता हुआ दिख रहा होगा ना। नेपल्स का राजकुमार है, भारी लकड़ियां उठा रहा है, और लकड़ियां किस लिए उठा रहा है, क्योंकि प्रोस्पेरो ने उसको ये काम दिया है, सजा के रूप में नहीं, बल्कि उसकी ये परीक्षा है, उसको परखने के लिए क्या फर्डिनेंड का प्यार जो मिरांडा के लिए सच्चा है, या खाली बस एक दिखावा है सिर्फ इसलिए, है ना। तो देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल एंड देयर लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ, यानी कुछ काम भले ही कठिन हो, लेकिन जब प्यार के लिए किए जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात वो कहता है, ऐसा सोच कर ही वो ये काम करता है। यानी कठिन कितना भी मुश्किल काम हो, लेकिन जब प्यार में किया जाता है ना, तो उनमें कठिनाई महसूस नहीं होती। तो वो ये चीज़ एडमिट करता है कि अगर मिरांडा इसका कारण ना होती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गुलाम हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके प्यार के लिए मैं इससे कर सकता हूँ। इसी बीच में मिरांडा की एंट्री होती है। मिरांडा बिल्कुल एकदम क्वाइटली एंटर करती है, फर्डिनेंड को दया से देखती है, फिर उसकी मेहनत को देखती है, और थोड़ा टेंशन लेके कहती है कि आई वुड द लाइटनिंग हैड बर्न्ट अप दोज लोग दैट यू आर एंजॉइंड टू पाइल, कि काश ये सारी की सारी लकड़ियाँ जो है ना, ये काश की बिजली ने जला दी होती, ताकि फर्डिनेंड को ये काम ही ना करना पड़ता। वो आराम करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि मेरे फादर ने अपनी मैजिकल बुक्स के अंदर, मेरे फादर ने अपना ध्यान लगाया हुआ है, वो उसके अंदर बिजी हैं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उनको नहीं पता चलेगा। तो कहती है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ियाँ उठा लेती हूँ। फर्डिनेंड प्यार से लेकिन मना कर देता है। क्या कहता है देखिए, वो कहता है आई हैड रादर क्रैक माई सिनेव, ब्रेक माई बैक, देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो। ये कहता है कि अगर मैं अपनी हड्डियां भी तोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, मतलब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद काम कर लूंगा, लेकिन तुमसे काम नहीं करवाऊंगा। मिरांडा फिर भी कहती है कि मेहनत करने में कोई आपत्ति नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये मेरी पावर है,
फर्डिनेंड तुम इतने परेशान मत हो, तुम मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पास ही छिपे हुए प्रोस्पेरो सब कुछ देख रहा होता है। बोलता है पुअर वॉर्म द वाट इन्फेक्टेड, कहता है कि ये बेचारा प्यार में ग्रस्त हो गया, यानी प्यार का कीड़ा जो है वो इसको लग गया। यह जो ये है ना आर्ट इन्फेक्टेड, पूर्ण वॉर्म इन्फेक्टेड, यानी अब ये क्या है, ये मिरेंडा के प्यार के अंदर पूरे तरीके से ग्रस्त हो गया है, इसे प्यार का कीड़ा जो है वो काट लिया है, संक्रमण हो गया यानी इसको। तो खुश है कि उसकी जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो रही है, जो प्यार का जादू जो है ना वो नेचुरल तरीके से है। बातचीत के दौरान फर्डिनेंड मिरांडा से पूछता है नाम, फर्डिनेंड मिरांडा से पूछता है कि नाम क्या है तुम्हारा। वो ब्लश करती है और उसको बताती है कि उसका नाम क्या है, मिरांडा। Then Miranda quickly regretted remembering that her father and forbidding her from revealing her name to stranger. एकदम से उसको ये चीज़ ध्यान आ जाती है कि मेरे पापा ने मना किया था अजनबियों से नाम बताने के लिए, नहीं बताना चाहिए। तो पछताती है थोड़ा सा। फर्डिनेंड थोड़ा सा उसके ऊपर इस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और नाम दोहराता है और कहता है एडमायर्ड मिरांडा इंडीड द टॉप ऑफ एडमायरेशन। उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि जितनी भी आज तक मैंने लेडी देखी हैं, जितनी भी लड़कियां देखी हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, लेकिन तुम कंप्लीट हो, तुम वास्तव में परफेक्ट हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बाय यू, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने साथी के रूप में देखूं, ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। यानी फिर ये सुन के अचानक वो शर्मा कर वहां से जाने के लिए मतलब एक तरह से तैयार होती है, लेकिन अपने फादर की वार्निंग को भूल जाती है। फर्डिनेंड अब अपनी असली पहचान बताता है उसको। वो कहता है कि मैं प्रिंस ऑफ नेपल्स हूँ। ही टेल्स मिरांडा दैट ही इज अ प्रिंस ऑफ नेपल्स एंड सिंस ही बिलीव्स हिज फादर अलेंसो ड्रोन्ड इन अ स्टॉर्म। कहता है कि मेरे फादर जो है ना वो उनका नाम अलेंसो था और शायद वो समुद्र के जो तूफान आए थे ना उसके अंदर डूब गए। वो स्वीकार करता है दे द वेरी इंस्टेंट दैट आई सा यू डिड माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस। वो कहता है कि जिस टाइम मैंने तुम्हें देखा था ना मिरांडा, उसी टाइम मेरा दिल जो है ना वो तुम्हारा हो गया था, तुम्हारे प्यार में उड़ने लगा था, यानी तुम्हारा हो गया था। वो कहता है कि कोई भी काम हो मुश्किल से मुश्किल, प्यार में ऐसी ताकत होती है कि वो आसान लगने लगता है। मिरांडा उसकी सच्चाई देख कर बहुत भावुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और धीरे से पूछती है कि डू यू लव मी। तो फर्डिनेंड पैशनेटली कसम खाकर कहता है ट्रूली डज एंड दैट इफ शी ही इज लाइक मे फेट पनिश हिम, कि सच कह रहा हूँ कसम खा के, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर झूठ बोलूँ तो मुझे पनिशमेंट मिले। मिरांडा ओवरकम विद इमोशंस, इमोशंस के साथ भर जाती है, रोने लगती है। ओके, शी सीज शी फील्स अनवर्दी ऑफ हिज लव बट कैन नॉट हेल्प गिविंग हिम हर होल हार्ट। हाँ, अब क्या होता है, एट माइन unworthiness that dare not offer what I desire to give and much less take what I shall die to want। ये कहती कि मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझती, फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ अपना देना चाहती हूँ, और अगर तुमने मुझे नहीं लिया यानी तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, यानी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो मुस्कुराती आंखों में आंसू आ जाते, कहती है कि शायद कभी खुशी कभी मतलब रोना चाहा तो इतने आंसू नहीं आए होंगे जितने आज खुशी में वो रो रही है। दूर खड़ा खड़ा प्रोस्पेरो ये सारी चीजें देख रहा था। फियर एनकाउंटर, यानी दो दुर्लभ आत्माओं का जैसे मिलन हो रहा हो, इस तरीके से वो देख रहा था। उसे विश्वास था, यानी उसे विश्वास है कि जो प्यार है सच्चा है, स्वाभाविक है, ये कोई मैजिक नहीं है। कहती है आगे, शी टेल्स हिम डायरेक्टली दैट शी वुड ग्लेडली मैरी हिम। वो कहती है आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई योर मेड। बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी। यानी वो बोलती है उसको कि अगर तुम मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, और अगर पत्नी नहीं बनाया, शादी नहीं की, तो जीवन भर तुम्हारी दासी रहूंगी, यानी सिर्फ तुम्हारे लिए रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। फर्डिनेंड उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि मैं भी अपना सब कुछ कंप्लीट यानी तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। वो कहता है कि वो उससे शादी करने की इच्छा रखता है, और मतलब मैं कैद से आज़ाद भी नहीं होना चाहता, लेकिन तुमसे शादी करना मतलब मेरे को आज़ादी इतनी प्यारी नहीं है जितना मैं तुमसे शादी करने के लिए मतलब उतारूँ। आई विल टू माई बुक फॉर येट बिफोर सपर टाइम मस्ट आई परफॉर्म मच बिजनेस अपार्टिंग। अब जब वो अलग होते हैं तो प्रोस्पेरो आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी योजना सफल होगी। नेपल्स और मिलान के बीच में ये जो विवाह होगा, ये जो शांति होगी, उससे मेल बनेगा। अपनी बुक की तरफ देखता है और संतुष्ट होकर बाहर चला जाता है। कहता है कि आई विल टू माई बुक फॉर येट बिफोर सपर टाइम मस्ट आई परफॉर्म मच बिजनेस अबर्टिंग। ये जानते हुए कि प्यार और जो ये माफ़ करने की जो प्रोसेस है ना, अब ये शुरू हो गई है,
और अब धीरे धीरे जो कुछ भी गलत हुआ था ना वो सब खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये जो सीन है खत्म हो जाता है। अब एक्ट थर्ड सीन सेकंड की बारी आती है। सीन की सेटिंग इस तरीके से कि एक अनदर पार्ट है आइलैंड का, फार फ्रॉम द प्रोस्पेरो हाउस, प्रोस्पेरो के हाउस से थोड़ा दूर है। सीन कंटिन्यू होता है, कॉमिक वही सब प्लॉट चलते हैं कंट्रास्ट सीरियस के साथ में, यानी सीरियस चल रहा था, देखो प्यार की बातें चल रही थी, उससे पहले कॉन्स्पिरेंसी चल रही थी और कॉमिक सीन भी आए थे, तो सबका मिक्स सा है। वाइल प्रोस्पेरो वॉचिंग ओवर फर्डिनेंड एंड मिरांडा टेंडर लव, तो वहाँ पे 3 फुलिश भी देखने को मिलते हैं जो ड्रंक्ड हैं, कैलिबन है, स्टेफेनो है और ट्रिंकोला है। वंडर अबाउट मेकिंग सिली प्लान्स गेटिंग इनटू ट्रबल, कुछ ऐसे बेवकूफ़ी वाले प्लान्स बना रहे हैं, ये सब चल रहा है। सीन शुरू होता है कहाँ से, देख शुरुआत होती है स्टीफेनो यानी राजा को, मतलब एक तरह से मतलब अपने आप को करने लग गए ना, बातचीत करते करते वो एक राजा भी बन गए, एक दूसरा उसका सेवक बन गया कि तुम मेरे राजा बन जाओ, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूंगा, इस तरीके से मतलब वही बातें चल रही, पूरी तरह से नशे में धुत हैं, ऊंची आवाज़ में गीत गा रहे हैं, शराब की बोतल लेके डगमगाते हुए चल रहे हैं कि जहाज के डूबने से पहले ही हमने बचा लिया, कैलिबन जिसने जीवन में पहली बार शराब पी थी वो पीछे पीछे चल रहा है, नशे में है, मतलब ये सब चीज़ें उनकी चल रही हैं। अब स्टीफेनो फीलिंग प्राउड एंड पावरफुल कॉल्स आउट, स्टीफेनो जो है ना गर्व से मदहोशी में ये कहता है कि व्हेन द बट इज आउट वी विल ड्रिंक वाटर नॉट ए ड्रॉप बिफोर, कि जब तक शराब खत्म नहीं हो जाती मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा, माई सर्वेंट मोस्टर, है ना। तो ये कैलिबन को ये चीजें बोलता है, फिर वो कैलिबन को सर्वेंट मॉन्स्टर कह के बुलाता है कि मानो जैसे एक पालतू नौकर को बोलते हैं ना, उसी तरीके से। और मील वाइल ट्रैंकुलो जो है द शिप जेस्टर, शिप का जो जेस्टर है, वॉक्स बिसाइड देम मॉकिंग बोथ ऑफ देम, वो दोनों का मजाक बनाता है। ट्रैंकुलो जो वहाँ पे मतलब शिप पे जेस्टर था, वो ही लाफ्स एट कैलिबन फॉर बीइंग ए सर्वेंट मॉन्स्टर, वो कैलिबन के ऊपर हंसता है, सर्वेंट मॉन्स्टर, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के। एंड एट स्टीफेनो फॉर एक्टिंग लाइक अ लॉर्ड जस्ट बिकॉज ही वॉज अ वाइन बॉटल, क्योंकि उसके पास शराब की बोतल है तो अपने आप को राजा समझता है और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ट्रैंकुलो जॉक्स दैट इफ दिस आइलैंड हैज ओनली 5 पीपल, ट्रैंकुलो मजाक करता है और कहता है कि अगर इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ 5 लोग होते, प्रोस्पेरो, मिरांडा, कैलिबन, स्टीफेनो और वो खुद, तो देयर फुलिशनेस विल डिस्ट्रॉय एनी गवर्नमेंट बिफोर इट इवन बिगिंस। मजाक करता है कि अगर ये 5 लोग होते हैं तो मूर्खों का झुंड कोई सरकार नहीं चला सकता, ये शासन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। और ये मजाक जो है ना, ये एक तरह से एक पॉलिटिकल ह्यूमर है, एक पॉलिटिकल ह्यूमर है ये मजाक, क्योंकि उनका ये जो राज्य है ना, ये शराब, आलस और भ्रम से भरा हुआ है ना, क्योंकि यही सब बातें हो रही हैं, शराब की बोतल ले रखी है, यही सब बातें हो रही है। कैलिबन जो कि ड्रंक है, स्टीफेनो के लिए अपनी अंधी भक्ति दिखाता है, उसके घुटनों पर झुक जाता है, कहता है कि मैं हमेशा आपके लिए एक वफादार सेवक की तरह रहूंगा। तो यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आई विल किस दाई फुट आई प्रीथी बी माई गॉड, ये भी बोल देता है ना, कि मैं आपके तलवे तक चूम सकता हूँ, बस मेरे भगवान बन जाओ, यानी मैं आपकी सेवा करूंगा, तुम आप मेरे भगवान बन जाओ। ट्रैंकुलो मजाक उड़ाता है, तो कैलिबन चिढ़कर कहता है आई विल नॉट सर्व हिम, ही इज नॉट वायलियंट, अर्थात मैं एक कायर की सेवा नहीं करूंगा, मैं एक कायर की सेवा नहीं करूंगा। ट्रैंकुलो मजाक उड़ाकर बोलता है। अब इस पर ट्रैंकुलो गुस्से में उसे बोल देता है तू तो राक्षस है ना। अब कैलिबन लगातार स्टीफन से बात करता है, मतलब वो हंसी मजाक वगैरह चलती रहती है आपस में, एक दूसरे के साथ में मतलब बातचीत चलती रहती है। कैलिबन कीप्स प्लेनिंग टू स्टेफेनो बीट हिम माई लॉर्ड, बीट हिम माई लॉर्ड, ये बात बोलता है। वाइल ट्रैंकुलो ग्रम्बल्स दैट कैलिबन इज ए फूल फॉर कॉलिंग स्टेफेनो अ लॉर्ड, क्योंकि उसको लॉर्ड बोल रहा है। अम्यूज्ड बाय ए क्वार्ड इफ यू प्रूव अ म्यूटिनर द नेक्स्ट ट्री, ट्रैंकुलो बोलता है ये चीज, इट मीन्स अगर तूने फिर से बकबक की ना तो तुझे अगले पेड़ पर लटका दूंगा, ये बोलता है। फिर वो कैलिबन की ओर मुड़कर प्यार से कहता है कि तुम मेरे वफादार हो, मेरे पुअर मॉन्स्टर, तुम वफादार हो, ट्रीटिंग हिम लाइक अ लॉयल फेलोवर एंड क्रेज्ड बाय स्टीफेनो फेवर। कैलिबन नाउ बिगिंस विस्परिंग हिज डार्क प्लान, गहरा सा जो षड्यंत्र रच रहा था ना वो बातें करने लगता है। ने कैलिबन स्टीफेनो का विश्वास का लाभ उठा के धीरे धीरे अपनी योजना बताने लगता है। प्रोस्पेरो को तानाशाह कहता है, दावा करता है कि इस आइलैंड का असल तो यह आइलैंड मेरा है, उसका नहीं है। बाय सॉर्सरी ही गोट हिज आइलैंड, फ्रॉम मी ही गोट इट। वो कहता है कि प्रोस्पेरो ने तो ये वाला जो द्वीप है ना मेरे से जादू से छीन लिया, वरना ये था तो मेरा ही। तो वो क्या करता है, ही एक्सप्लेन्स दैट प्रोस्पेरो यूज मैजिक एंड ट्रिक्स टू स्टील इट, मैजिक की वजह से उसने मेरे से चुरा लिया। अब अचानक ही एरियल आता है, तभी अचानक ही
जो पास में ही बिल्कुल एकदम इनविजिबल रूप में खड़ा था, धीरे से फुसफुसाता है कि दाउ लियस्ट, कि झूठ बोलता है, दाउ लियस्ट, झूठा, तू झूठ बोलता है। कैलिबन चौंक जाता है और सोचता है कि ट्रैंकुला ने कहा है, गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता है। तो वो तो क्या बोला, झूठा। ये कहता है जेस्टिंग मंकी, जेस्टिंग मंकी यानी मजाकिया बंदर, स्क्योरी पैच, नीच। स्टीफेनो जो आधा नशे में है विश्वास कर लेता है, ट्रैंकुला को पीट देता है कि ट्रैंकुला ने बोला, क्योंकि एरियल तो दिखाई नहीं दे रहा, बोल तो एरियल ही गया। इनका आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आगे क्या होता है, ट्रैंकुला दर्द से चिल्लाता है, बोतल को कोसते हुए कहता है, ए पोक्स योर बोतल दिस कैन सैक एंड ड्रिंकिंग टू। यानी तेरी शराब की बोतल ने ना सारी चीजें गड़बड़ कर दी। अब कैलिबन हंसता है और कहता है कि वो बाद में उसे और भी मारेगा, अगर इस तरीके की हरकत करी ना फिर और कुछ ऐसा किया तो और पिटेगा तू। अब माहौल थोड़ा शांत होता है, कैलिबन फिर से अपनी योजना पर आता है, बताता है कि प्रोस्पेरो हमेशा दोपहर में सोता है, यही समय उसको मारने का। चेतावनी देता है कि प्रोस्पेरो की शक्ति ना उसकी जादू की किताबों में है। देयर दाउ माइस्ट ब्रेन हिम हैविंग फर्स्ट सीज्ड हिज बुक। वो कहता है कि अगर स्टीफेनो उसकी किताबों को और उसकी छड़ी को छीन लेना तो प्रोस्पेरो जो है ना बिल्कुल नॉर्मल आदमी जैसा हो जाएगा, फिर आसान हो जाएगा उसको मारना। स्टीफेनो पूरे इस आइलैंड का राजा बन जाएगा। कैलिबन आगे उसे मिरांडा के बारे में बताता है। वो कहता है कि मिरांडा बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, नॉन पेयर, यानी उसके जैसे कोई भी नहीं है, उसको मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकता, और तुम उसे अपनी रानी बना सकते हैं। यानी स्टीफेनो को भड़काता है कि वो तुम्हारी रानी बन सकती है। अब नशे में डूबा स्टीफेनो शेखी बघाड़ते हुए कहता है कि हिज डॉटर एंड आई विल बी किंग एंड क्वीन, कि उसकी बेटी मिरांडा और मैं राजा रानी बनेंगे। ट्रिंक्विलो जो है वो तो मतलब अभी सिर सहला रहा है, मजाक कर रहा है और कहता है, हाँ वाह बहुत अच्छी योजना है, ये तो बहुत अच्छी योजना है, डिसाइड कर लेते हैं अब लोग। वो लोग डिसाइड टू किल प्रोस्पेरो दैट वेरी आफ्टरनून, बट अनसीन एरियल। लेकिन जो एरियल है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, वो सब सुन रहा है और कहता है जाकर प्रोस्पेरो को कि कैलिबन खुश होकर विद्रोह का गाना गाने लग, मतलब सारी चीज़ें बता देगा, मतलब ये सब चीज़ें बोलता है कि सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। कैलिबन खुश होकर अब गाना गाने लगता है कि बैन बैन कैलिबन हैज़ ए न्यू मास्टर गट ए न्यू मैन। कैलिबन का पुराना मालिक बन गया, अब नया गाना आ गया। स्टीफेनो और ट्रिंकलो भी नशे में बेहुदे ढंग से गाना गाने लगते हैं, बोलते फ्लोट फ्लोदम एंड स्कॉटम एंड फ्लोदम दाउ इज़ फ्री। कैलिबन शिकायत करता है कि मतलब तुम लोग ये जो भी गा रहे हो ना बहुत गलत सुर में गा रहे हो। एरियल बिगिंस टू प्ले सॉफ्ट। एरियल अब एक जादुई बांसुरी उठाता है, ढोल उठाता है और बहुत अच्छा सा गीत गाने लगता है। तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। ट्रिंकलर डर से फुसफुसाता कहता है, यार ये क्या है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लग रहा है जैसे कोई गा रहा है, कोई गोस्ट स्पिरिट तो नहीं है यहाँ पे। स्टीफेनो क्लचेस इस बोतल ब्रेवली। वो अपनी बोतल को बहुत ही एकदम बहादुरी के साथ में पकड़ लेता है, शाउटिंग दैट नो स्पिरिट विल फ्राइटन हिम, और चिल्लाता है कि कोई भी भूत बात हमें नहीं डरा सकता भाई, कुछ भी हो जाए। But Caliban, surprising, calm and poetic, comfort them. He tells them that the island is full of magical sound. कहता है यार ये जो द्वीप है ना, ये जो आइलैंड है ना, ये जादू के गीतों से भरा पड़ा है, खूबसूरती से भरा पड़ा है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस तरीके का द आइलैंड इज फुल ऑफ नॉइसेस साउंड एंड स्वीट ईयर्स दैट गिव्स डिलाइट एंड हार्ट नोट। यानी ये द्वीप जो है ना मधुर ध्वनियों से, संगीतों से भरा हुआ है, आनंद देता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। He says that sometimes the voices make him dream of richness, music. His words, unexpectedly tender and poetic, show that beneath his roughness, Caliban has a deep connection to the island natural beauty. Caliban का मतलब वैसे इससे कनेक्शन बहुत अच्छा था इस आइलैंड से। स्टेफेनो इम्प्रेस हो जाता है। कैलिबन को कहता है एक ब्रेव मॉन्स्टर, तुम एक ब्रेव मॉन्स्टर हो। कहता है म्यूजिक मस्ट बी ए गुड ऑमन फॉर देयर न्यू किंगडम। ट्रैंकुलो स्टिल अनईजी, ट्रैंकुलो अभी भी अनईजी है। सजेस्ट दे फॉलो अ मिस्टीरियस साउंड एंड मूव टुवर्ड प्रोस्पेरो सेल। अभी भी मतलब उसके माइंड के अंदर वही चीज़ें चल रही हैं। Caliban agrees eagerly, leading the way, while Stefano and Triangolo stumble after him, singing and laughing. Stefano ends the scene with "Oh brave monster, lead the way." ये बोलकर करता है, यानी तीनों डगमगाते हुए नशे में हैं और ये बोलते हुए निकल जाते हैं कि "Oh brave monster, lead the way." है ना, एग्जिस्ट करते हैं, ड्रंक किए हुए हैं और रेडी टू रिपोर्ट देयर फुल स्कीम टू प्रोस्पेरो। और क्या करते हैं कि अपनी ये जो स्कीम है वो प्रोस्पेरो को जाकर बताने की या फिर वहाँ पर रिवील करने की अपनी कहानी बनाते रहते हैं। आगे देखिए एक्ट 3 सीन 3 की बात करते हैं। सेटिंग एक लोनली पार्ट है आइलैंड का, फार अवे द प्रोस्पेरो होम। प्रोस्पेरो के होम से तो थोड़ा दूरी है। यहाँ पे शिपरैक्ड नोबल्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जो कि वहाँ पे जहाज पर थे। वो सारे के सारे हैं, अलोंसो है, सेबेस्टियन है, एंटोनियो है, गोंजेलो है, एंड्रियन है, फ्रांसिस्को है। वंडर थ्रू द आइलैंड
टायर्ड एंड होपलेस, ये सारे थके हुए हैं, आशा है ही नहीं बिल्कुल भी इनके अंदर, और फर्डिनेंड को ढूंढ रहे हैं। कहानी सॉरी सीन जो है ये शुरू कैसे होता है, देखो सीन में होता क्या है, अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि बार बार क्या लाइंस फिर सेम आ जाती हैं, तो बार बार तो हाईलाइट किया हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। द सीन ओपन्स विद गोंजालो द वाइज ओल्ड काउंसलर exhausted after walking for hours through the island wide path and he groans। यानी जो सीन स्टार्ट होता है ना, इसमें गोंजालो को दिखाते हैं सबसे पहले, बूढ़ा है बेचारा, थक चुका है, घंटों चला है कठिन रास्तों में। बोलता क्या है, बायर लैकिंग आई कैन गो नो फर्दर सर माई ओल्ड बोन्स एक। अब आगे नहीं चल सकता सर, मेरे बूढ़े शरीर में दर्द हो रहा है। एलेंसो से थोड़ी देर रुकने की विनती करता है। एलेंसो जो थकान से दुख से टूटा हुआ है, रुकने के लिए मान जाता है। He is drowned whom thus we stray to find and the sea mocks our frustrate search on land। अब वो उदासी से क्या कहता है, निराश है, फर्डिनेंड जीवित नहीं है ये मानता है, और क्या कहता है कि जिसे हम धरती पे ढूंढ रहे हैं ना वो समुद्र में डूब गया है। समुद्र हमारी इस खोज के ऊपर ना हंस रहा होगा क्योंकि वो धरती पर तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसने मान लिया है कि मेरा बेटा जो है वो मर चुका है। वो मानता है कि भाग्य उसका मजाक उड़ा रहा है, समुद्र में खोए हुए बेटे को जमीन पर ढूंढ रहा है। एलांसो जो है वो दुख में डूबा हुआ है। तभी सेबेस्टियन और एंटोनियो जो थोड़ी दूरी पर खड़े हैं धीरे धीरे फिर से साजिश की बातें करने लगे हैं कि देखो राजा दुख में है, कमजोर है, सोचते हैं कि चलो षड्यंत्र जो हमने रचा था उसको पूरा कर लेते हैं। एंटोनियो कहता है लेट इट बी टुनाइट फॉर नाउ दे आर ओप्रेस्ड विद ट्रेवल दे विल नॉट नोर कैन नॉट यूज सच विजिलेंस। यानी आज रात का सही समय है, वो यात्रा से थक चुके हैं और तर्क भी नहीं रह पाएंगे, तो आज जो है ना, आज हम अपना काम कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे कुछ कह सके, अचानक ही एक अजीब और बहुत ही प्यारा सा जो गाना है वो बजने लगता है। बहुत ही अच्छा सा गाना जो है वो बजने लगता है। प्रोस्पेरो जो ऊपर से बिल्कुल एकदम इनविजिबल होकर सब चीज़ें देख रहा है, वो सभी स्पिरिट्स को बुलाता है। सारी की सारी जो स्पिरिट्स है ना उनको इकट्ठा करता है, सारी वहाँ इकट्ठा हो जाती है, और एक बहुत ही शानदार जो खाने की व्यवस्था की जाती है, बहुत ही शानदार टेबल सजाई जाती है, और टेबल के ऊपर बहुत टेस्टी टेस्टी खाना जो है उनकी प्लेट लगाई जाती है। राजा उनके साथ जो भी हैं रुके हुए लोग, उनको सबको झुककर वो नमस्कार करते हैं, यानी उनको प्लीज़ करते हैं, उनको प्रे करते हैं, कहते हैं कि खाना खा लो, आप लोग थके हुए हो। सारे के सारे इस चीज़ से हैरान रह जाते हैं क्योंकि टेबल चमक रही है, खूबसूरत है, खाना है, चारों तरफ गोल्डन डिशेज हैं, सब लोग वहाँ पर हैं। नोबल स्टार्स इन अमेजमेंट, सारे के सारे लोग जो हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं, मतलब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अलोंसो म्यूजिक की जो ब्यूटी है, मेलोडी है, उसकी बहुत प्रेज करता है, जबकि सेबेस्टियन हैरान रह जाता है कि ये कोई लिविंग ड्रोली है, यानी जीवित जादू है क्या जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। एंटोनियो कहता है कि अब वो हर एक अजीब जो ट्रैवल है, हरी अजीब जो जर्नी है उसकी कहानी पर विश्वास करेगा, क्योंकि मेरी आंखें वो देख रही हैं जो हम सिर्फ इमेजिन किया करते थे, जिन चीज़ों को हम सिर्फ झूठ मानते थे ना वो सच भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आंखें वो चीज़ें देख रही हैं जो जिन्हें हम सच कभी मान ही नहीं सकते थे। गोंजालो जो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा दयालु है, आशावादी है, ध्यान देता है कि आत्माएं बिल्कुल विचित्र दिखती हैं लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। देयर मैनर्स आर मोर जेंटल काइंड देन आवर ह्यूमन जनरेशन, है ना। ये आत्माएं देखो कितना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा काम तो इंसान भी नहीं करते। प्रोस्पेरो स्टिल इनविजिबल, प्रोस्पेरो अभी भी इनविजिबल है, स्माइल करता है, प्रेज करता है गोंजालो की गुडनेस की, बट ही ऑल्सो मटर्स दैट ही अदर द एंटोनियो सेबेस्टियन आर वर्स देन डेविल। लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटोनियो और सेबेस्टियन के बारे में क्या बोलता है, वर्स देन डेविल, यानी शैतानों से भी बदतर हैं ये लोग तो। द स्प्रिट जेस्चर्स अगेन इन्वाइटिंग द मैन टू ईट, आत्माएं फिर से इशारा करती हैं कि खाना खा लो। अलांसो थका हुआ निराश कहता है कि शायद ये मेरा लास्ट भोजन है। वो कहता है अब जब सारी खुशियां ही चली गई हैं, चलो आखिरी खाना तो खा ही लें। जैसे भोजन की ओर बढ़ते हैं बिजली चमकती है, गर्जना होती है, भोजन अचानक गायब हो जाता है, सब हैरान रह जाते हैं, सारे के सारे हैरान रह जाते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि इन इट्स प्लेस अपियरिंग एरियल, अब यहाँ पे एरियल अपियर होता है, ट्रांसफॉर्ड इनटू ए टेरिफाइंग हार्पी, ए क्रिएचर विद ए वुमन फेस, बर्ड बॉडी एंड एनोमस विंग। अब यहाँ पे एकदम से एरियल जब आता है तो इस तरीके का बन के आता है, बिल्कुल भयानक,
एकदम भयानक हार्पी की तरह, जैसा आधा पक्षी आधी औरत, उसकी इतने विशाल मतलब पंखों के साथ में हवा में मंडराता हुआ दिखाई देता, पंख फैलाकर मेज को पूरे को ढक लेता है। डरे हुए सारे के सारे लोग जो हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। मैन जंप बैक इन फियर। अब एरियल बोलने लगता है ऊंची आवाज में, वो उन्हें 3 मैन ऑफ सिन कहता है, 3 पापी मनुष्य बोलता है, क्योंकि लेडी के रूप में तो हम बोलती बोलेंगे यहाँ पे ना, बोलती हैं अलोंसो सेबेस्टियन एंटोनियो। वो कहती है कि फेट ने खुद तुम्हें इस आइलैंड पर जस्टिस के लिए भेजा है। आरोप लगाती है कि उन्होंने मिलान से प्रोस्पेरो को सत्ता से हटाया था, उसकी मासूमियत पर तुमने प्रहार किया था, उसकी मासूम सी बेटी को तुमने घर से बेघर किया था, दोनों को समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। फ्रॉम मिलान डिड सप्लेंट गुड प्रोस्पेरो एक्सपोज्ड इनटू द सी हिम एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड। एरियल आगे कहती है समुद्र, हवा और तत्वों ने इसे अपराध में बदल दिया। वो बताती है अलोंसो का जो बेटा है फर्डिनेंड, उन्हीं शक्तियों की वजह से छीन लिया गया है, ये उसके पाप का दंड है। और चेतावनी देती है कि यदि उन्होंने सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं किया तो उन्हें कभी न समाप्त होने वाला कष्ट भोगना पड़ेगा। लिंगरिंग perdition worse than any death shall step by step attend you and your ways। यानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ विनाश तुम्हारे हर कदम के साथ रहेगा, और जो डेथ से भी ज्यादा भयानक होगा। डर कर राजा और उसके साथी तलवारें निकाल लेते हैं। और एरियल हंसते हुए कहती है कि योर स्वॉर्ड आर नाउ टू मैसी फॉर योर स्ट्रेंथ एंड विल नॉट बी अपलिफ्टेड। तुम्हारी तलवारें अब इतनी भारी हो गई है कि तुम उठा नहीं पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है इतनी कि तुम इन्हें उठा पाओ। और सचमुच में उनके जो तलवारें ना पत्थर की जैसी भारी हो जाती है। शक्तिहीन होकर एरियल को गायब होता देखते हैं। आसमान में फिर से बिजली कड़कती है, भोजन की मेज और आत्माएं सब गायब हो जाती हैं। ऊपर से प्रोस्पेरो सब कुछ देख रहा होता है, एरियल की बहुत प्रेज करता है, उससे कहता है कि तुम्हारा काम पूरी तरह से सफल हो गया। अब उसके जो शत्रु है ना, वो डर से और जो अपराध का जो उनके अंदर बोध था ना, उससे फंस चुके हैं। वो कहता है वो अब निटअप हैं इन देयर डिस्ट्रैक्शन, निटअप इन देयर डिस्ट्रैक्शंस, यानी पागलपन और अपराध बोध के जाल में उलझ गए हैं अब वो। प्रोस्पेरो संतुष्ट होकर चुपचाप चला जाता है ताकि फर्डिनेंड और मिरांडा मिलने जा सकें। तूफान और आवाजें शांत हो जाती हैं। गोंजालो चारों ओर देखता है, वो डर तो गया लेकिन शांत है उसका, क्योंकि मन निर्दोष है ना, इसलिए वो देखता है कि अलोंसो सेबेस्टियन एंटोनियो अजीब तरह से सुन्न होकर खड़े हैं, आंखें फैली हुई हैं उनकी, कांप रहे हैं जैसे उनका कहीं होश ही खो गया हो। अलोंसो अपराध के बोझ से टूटकर बड़बड़ाता है, द नेम ऑफ प्रॉस्पर इट डिड बेस्ट माई ट्रेसपास। कहता है कि गरजते बादलों ने उसका जो अपराध था ना वो बता दिया, मानो खुद प्रकृति ने प्रोस्पेरो का नाम लेकर उसे दोषी ठहराया। वो मानता है कि उसके बेटे की जो डेथ हुई है ना, वो भगवान ने उसको जो दंड दिया है वो है। वो सी की तरफ भागता है, रोता है कि मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे की तरफ जा रहा हूँ। सेबेस्टियन और एंटोनियो हालांकि हिल चुके हैं लेकिन अभी भी घमंड में अंधे बैठे हैं। तलवार निकालते हैं, चिल्लाते हैं कि वो कोई भी हो किसी भी दैत्य से लड़ जाएंगे। अलोंसो के पीछे तूफान की ओर भागे जाते हैं। गोंजालो थोड़ा डर जाता है, गोंजालो जो है वो डर जाता है। योर स्ट्रेंथन बी अपलिफ्टेड निट अप देयर डिस्ट्रैक्शंस। देखिए आगे, गोंजालो horrified calls Adrian and Francisco to chase after them. He says sorrowfully, all 3 of them are desperate. Their great guilt, like poison, give to work a great time after. Now begins to bite the spirit. यानी तीनों अब निराश हैं, पागल हैं। उनका जो उन्होंने गलती करी थी ना, अब वो जहर की तरह असर दिखाने लगा है कि वो गलतियां जो हैं वो उनके ऊपर ऐसे असर कर रही है जैसे कोई जहरीला जानवर काट जाता है और तब वो उसका असर होता है ना, वो यानी तीनों के तीनों निराश है, पागल हो रहे हैं। अब वो प्रेयर करता है कि ईश्वर भगवान उन्हें बचाए, और दौड़कर उनके पीछे जाता है। गोंजालो भी उनके पीछे भागता है। जो सीन है वो सीन जो ये है, ये मतलब इस तरीके से दिखाया गया है ये जो सीन है ना, इसके अंदर ये दिखाया गया कि अफरा तफरी मची हुई है। यानी अलोंसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन ये भाग रहे हैं, गोंजालो उनके पीछे भाग रहा है। प्रोस्पेरो की जो योजना है वो मतलब एक तरह से जैसे मतलब जस्टिस करने वाली जो योजना है ना, वो जैसे सफल होती आ रही है। ठीक है, इसके अंदर स्लाइड्स जो है ना वो रिपीट हुई हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। एक बार रिपीट हो गई है पर उससे कोई मतलब आपके इस पे सीखने में कोई फर्क नहीं आएगा। रिपीट हुई है तो इस वजह से मैंने उनको थोड़ा जल्दी से प्ले कर दिया था। अब देखिए आगे हम मतलब अपना जो एक्ट 4 जो है उसका सीन फर्स्ट देखिए कैसे स्टार्ट होता है।
सेटिंग लोनली पार्ट है आइलैंड का, फार अवे प्रोस्पेरो होम। सीन शुरू होता है यहीं से। सीन ओपन्स विद प्रोस्पेरो स्पीकिंग जेंटली टू फर्डिनेंड। यानी ये टेम्पेस्ट का सबसे मतलब ये कहिए कि बहुत ही एक ड्रामेटिक जो पार्ट है ना वो दिखाएगा। इसमें प्यार भी है, मैजिक भी है और म्यूजिक भी है, ये सारी चीज़ें एक साथ घुलती मिलती दिखेंगी। फर्डिनेंड और मिरांडा, उनका प्यार जो है ना उसका सेलिब्रेशन हो रहा है एक तरह से, क्योंकि फादर जो है प्रोस्पेरो जो है वो तो उसको अच्छा समझता ही है कि हाँ ये ऑनेस्ट है, बहुत ट्रू है। साथ ही दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा ना यहाँ पे स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, जब कैलिबन, स्टीफेनो, ट्रिंकलो जो है वो प्रोस्पेरो की हत्या की साजिश रचते हैं ना वो। तो सीन की शुरुआत जो है प्रोस्पेरो की बहुत ही सॉफ्ट से वर्ड के साथ होती है, जो फर्डिनेंड के साथ में बोल रहा है, जो मतलब एक तरह से बहुत ही गर्मजोशी से मतलब सराहता है और कहता है कि लकड़ियां ढोना, कड़े आदेश का पालन करना, ये सब मिरांडा के लिए उसका प्यार है। ये सब क्या है? मिरांडा के लिए प्यार है। ऑल दाई वैक्सेशंस वर बट बाय ट्रायल्स ऑफ दाई लव दाउ हैज स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट। वो स्वीकार करता है कि फर्डिनेंड ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, यानी उसका प्यार जो है ना वो बहुत ही अटल है, निर्मल है, साफ है। अब वो उसे अपना सबसे अनमोल खजाना यानी सबसे प्यारी चीज क्या, बेटी अपनी, उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। मिरांडा उसे सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको अपने जीवन का 1/3 हिस्सा बताता है। यानी वो मुझे अपनी आत्मा से ज़्यादा प्यारी है, यानी 1/3 मेरे जीवन का, एक 1/3 है वो। मतलब मेरी बेटी जो है ना वो मेरे बहुत नज़दीक है, बहुत प्यारी है, वो मेरी आत्मा का टुकड़ा है एक तरह से। बट बिफोर फुली ब्लेसिंग द एंगेजमेंट प्रोस्पेरो गिव्स फर्डिनेंड ए सॉल्म वार्निंग। लेकिन पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि सारी बात बहुत सही है, मैं तुम्हें मिरांडा के साथ में सगाई करने की परमिशन भी दे दूंगा, लेकिन मुझे वचन दो। क्या? कि वेट करोगे अंटिल द प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी बिफोर ब्रेकिंग मिरांडाज वर्जिन नॉट। कि तुम शादी से पहले मिरांडा के साथ में, मतलब शादी से पहले मिरांडा के साथ में शादी वाले रिलेशन जो हैं वो नहीं बनाओगे। इफ दे रश देयर यूनियन विल बी कर्स्ड विद बैरन हेट एंड डिस्कॉर्ड इंस्टेड ऑफ लव एंड जॉय। अगर तुमने इस तरीके का कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मतलब माफ़ी के लायक नहीं होंगी। फर्डिनेंड स्वेयर्स दैट हिज अफेक्शन इज ऑनरेबल। वो कहता है कि मेरा प्यार जो है ना वो सच्चा है, सम्मान के साथ है मेरा प्यार, मैं इसको फिजिकली पाना नहीं चाहता, मैं आत्मा से इससे प्यार करता हूँ, मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल है। वो कहता है द वाइट कोल्ड विज स्नो अपॉन माई हार्ट अबेट द आर्जर ऑफ माई लीवर। यानी वो घोषणा करता है कि मेरा प्यार जो है ना वो बिल्कुल संयमित है, एकदम संयम के साथ है। फर्डिनेंड मतलब इस चीज़ की कसम खाता है, मेरा प्यार जो है वो सम्मान के साथ होगा, संयम के साथ में होगा। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। कौन? प्रोस्पेरो। दोनों को से बैठकर बात करता है, कहता है, अब एरियल को बुलाता है। एरियल बहुत ही खुश है और वहाँ पे एंटर कर लेता है। प्रोस्पेरो उसको अपने छोटे साथी यानी बाकी की जो और आत्माएं हैं भाई उनको भी बुला लो, अपने मीनर फेलोज को भी बुला लो, बाकी के जो हैं आओ, और आके मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए बुलाते हैं। बिफोर यू कैन से कम एंड गो। एरियल फुल एक्साइटमेंट के साथ में रिप्लाई करता है, स्पिरिट्स आ जाती हैं। एरियल वापस आता है, म्यूजिक स्टार्ट होता है और द सीन ट्रांसफॉर आयरिश द रेनबो मैसेंजर ऑफ द गॉडेस जूनो अपीयर। इतने में जो गॉडेस जूनो है वो अपीयर होती है। हर रोब ग्लोज इन शेड्स ऑफ कलर एंड शी कॉल द सेरेज ऑफ गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एबिडेंस एंड फर्टिलिटी। जो ये गॉडेस ऑफ जूनो है ये बहुत ही प्यारा सा अटायर पहन के आती हैं और इन्हें गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट कहा जाता है। मतलब दो लोगों की शादी हो रही है तो वो एक तरह से मतलब एक नए जीवन की शुरुआत कहिए आप, उपजाऊपन कहिए आप, एबिडेंस प्रचुरता कहिए आप, उनका सूचक बन जाती है। आयरिश इनवाइट्स हर टू जॉइन अ जॉयस सेलिब्रेशन इन ऑनर ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडाज लव। मिरांडा और फर्डिनेंड के प्यार का सेलिब्रेशन जो है शुरू होता है। और देखिए आगे क्या है, हियर ऑन दिस ग्रास प्लॉट इन दिस वेरी प्लेस टू कम एंड स्पोर्ट। यानी ये फर्डिनेंड और मिरांडा का जो प्यार का जो ये सेलिब्रेशन चल रहा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रतीक के रूप में काम करती हैं। यानी ये जो सीरीज है, ये जो फूल हैं, ये जो फल हैं, ये जो सुनहरी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, ये सब आगे अच्छा टाइम जो आने वाला है उसको उसके प्रतीक के रूप में दिखाई दे रही हैं। सेरेज एंटर सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ नेचर रिचनेस, जैसे कि फ्लावर्स मैंने बताया, फ्रूट हैं, गोल्डन व्हीट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे आने वाला जो अच्छा समय है उसका सूचक है। वीनस एंड क्यूपिड द गॉडेस ऑफ लव एंड डिजायर्स आर नियर बाय। प्यार और इच्छा की जो देवी हैं, भगवान हैं जो, वो भी होते हैं। सेरेज डिस्क्राइब देम बिकॉज दे वंस ट्राइड
to trick her daughter Proserpina into loving Pluto, the god of the underworld. Iris assures her to Venus and Cupid are nowhere even. आयरिश आश्वस्त करती है कि वीनस और क्यूपिड कहीं नहीं है। क्यूपिड ने अपने मतलब बाण तोड़ दिए थे। ये एक स्टोरी है जो मतलब माइथोलॉजी से ली गई है और बताते हैं कि यानी वो लोग भी एक दूसरे के साथ में रहे। जूनो देवताओं की रानी और ये कहिए कि शादी की देवी, वो आती है, रंग और म्यूजिक से पूरा भर जाता है, पूरा का पूरा जो स्टेज है वो भर जाता है। वहाँ पे रंग, म्यूजिक, चारों तरफ खुशी खुशी दिखाई देती है और ये जो कपल है उनको समृद्धि का, प्यार का आशीर्वाद वो देती है और बोलती है ऑनर, रिचनेस, मैरिज ब्लेसिंग, लॉन्ग कॉन्टिनेंस एंड इंक्रीजिंग आवरली जॉयस बी स्टिल अपॉन यू, जूनो साइंस आर ब्लेसिंग ऑन यू। मतलब उनको आशीर्वाद देती है इस तरीके की, शांति, अरोरा भूमि, चिरस्थायी सुख संपदा, मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें मिले उस जो यंग जो कपल है उसको, कि तुम्हारी जिंदगी जो है प्यार से भरी रहे हमेशा। उसके बाद में आयरिश जो है कॉल्स द निम्स। अब आयरिश जो है वो निम्स को बुलाती है, यानी जल की जो परियां हैं उनको बुलाती है। वो मंच के ऊपर आते हैं और हल्के हल्के कोमल कोमल जो है अपने पैर रखते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में शांति, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर इसी तरह से सब फलता फूलता रहे, सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से चलते रहता है। मास्क कंटिन्यू, मास्क जो है कंटिन्यू चलता रहता है, आनंद से चलता रहता है, यानी प्रोग्राम अच्छे से चलता रहता है। अचानक प्रोस्पेरो जो है वो ठिठक सा जाता है, रुक जाता है, स्टिफनेस आ जाती है उसके अंदर, स्माइल फेड्स, उसकी स्माइल जो है वो फेड होने लगती है। ही फ्रोन्स डीपली एंड मरमर, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। उसकी मोहित तन जाती है, बड़बड़ाता है, कहता है कि आई हैड फॉरगॉट दैट फॉल कॉन्स्पिरेंसी ऑफ द बीस्ट कैलिबन एंड हिज कन्फेडरेट्स, कि उसे कैलिबन स्टीफानो ट्रिंकोला की हत्या की साजिश जो है वो याद आ जाती है। अब उसका ना गुस्सा भड़क जाता है, एक इशारे से वो पूरी की पूरी चीज़ों को भंग कर देता है। म्यूज़िक थम जाता है, जो देवियाँ आई हैं आशीर्वाद देने, जो शामिल होने के लिए आई हैं, जो आत्माएं हैं अजीबो गरीब, वो सब की सब गायब हो जाती हैं। फर्डिनेंड और मिरांडा भी थोड़े से घबरा जाते हैं। मिरांडा थोड़ी व्याकुल होकर मतलब फुसफुसाती, कहती है, नेवर टिल दिस डे सा आई हिम टच्ड विद एंगर सो डिस्टेम्पर्ड। मतलब इन चीज़ों को देखकर कहती है कि मतलब मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी नहीं देखा था कि आई हिम टच्ड विद एंगर सो डिस्टेम्पर्ड। Seeing their alarm, Prospero softens. He explains that the mask was only an illusion, beautiful but unreal. फर्डिनेंड प्रोस्पेरो उनके गुस्से मतलब सॉरी उनके डर को देखकर थोड़ा नरम पड़ जाता है और बताता है कि अभी जो देखा वो खाली एक मोह था, सुंदर था लेकिन रियल नहीं था, जैसे जीवन की सारी चीज़ें होती हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं ना ये परपेचुअल नहीं है, जिंदगी में आती हैं और चली जाती हैं। जो तुमने अभी देखा है ना वो भी परपेचुअल नहीं है। ही देन स्पीक्स वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस एंड रिफ्लेक्टिव लाइन कि वी आर सच स्टफ, हम लोग क्या हैं, ड्रीम है, आर मेड ऑन, आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, और हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक नींद के भरोसे है, यानी एक नींद आई और ज़िंदगी ख़त्म। हम क्या हैं, एक सपना है बस खाली, और ये सपना जैसे ही नींद खुली और टूट जाता है। शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है ना बहुत छोटी है, ऐसे है जैसे कि एक नींद और एक सपना, जब तक नींद है सपना चल रहा है यानी ज़िंदगी चल रही है, जैसे नींद टूटी सपना टूटा यानी ज़िंदगी खत्म। ही मीन दैट एवरीथिंग ह्यूमन लव जॉय सोरो एम्बिशन इज ए फ्रेजाइल, बहुत फ्रेजाइल है। प्रोस्पेरो ग्रोज वियरी, एडमिट करता है कि माई ओल्ड ब्रेन इज ट्रबल्ड, बहुत ट्रबल था। ही आस्क्ड द यंग लवर्स टू गो इनटू द his cell to rest while he walks alone to clear his thought. They respectfully obey and leave. Once they are gone, Prospero summons Ariel again. एरियल रीअपियर होता है, लाफ करता है, डिस्क्राइब करता है कि वट ही हैज़ डन टू कैलिबन, कैलिबन के साथ क्या करना चाहिए, स्टेफेनो के साथ क्या करना चाहिए। ही लेड देम लाफ मड पेरियड्स एंड स्टिंगिंग पुल वेयर दे सैंक अप टू देयर चिन्स। ऐसी जगह पे ले जाके इनको मतलब गाड़ दो जहाँ ये ठुड्डी तक मतलब उसके अंदर गड़े रहे, ऐसी दलदल में। दे आर डांसिंग अप टू द चेन एंड द फाउल लेक ओवरस्ट्रंग देयर फीट। यानी देखिए मतलब इसको ये था कि जो साजिश रच रहे हैं ना उनका उनको ख़त्म करना है, मतलब जो साजिश कर रहे हैं वो नहीं रुकने चाहिए, वो नहीं रहने चाहिए। प्रोस्पेरो मुस्कुराता है, एरियल को आदेश देता है कि उनके सेल से कुछ ट्रम्परी चमकदार बेकार कपड़े ले ताकि उनकी चारों की चारों ना टांगे बांध दी जाएं, टांग दो उनको। एरियल बढ़िया वस्त्र लेता है, मतलब बढ़िया कपड़े उठाता है, रस्सी पर टांग देता है और
सोचता है कि अब ये जो नशेड़ी है ना यहाँ पे जरूर फंसेंगे। प्रोस्पेरो ऑर्डर देते हैं एरियल को कि ट्रम्फ्री के अंदर उसको फंसाओ, है ना, ग्लिटरिंग जो कपड़े हैं, यूजलेस जो क्लॉथ है ना, उनको ले लो। थोड़ी देर में तीनों के तीनों आते हैं, लड़खड़ाते हुए पहुंचते हैं, गीली कीचड़ में सने, गुस्से से भरे हुए। कैलिबन फुसफुसाता है कि धीरे चलो नहीं तो प्रोस्पेरो सुन लेगा। स्टीफेनो और ट्रिंकुलो अभी भी थोड़े से मदहोश हैं, शराब के नशे में है। स्टीफेनो थोड़ा झकझक करता है और कैलिबन के चक्कर में आकर उसको बोलता है कि यार मेरी तो रिस्पेक्ट भी गई और शराब भी गई, दोनों चीज़ गई। कैलिबन बार बार समझाता है कि तुम ध्यान मत दो इन सब चीज़ों के ऊपर। सून द थ्री कॉन्स्पिरेटर्स स्टम्बल इन, फ्लीथी, वेट एंड एंग्री, तीनों के तीनों। ठीक है, अब कैलिबन विस्पर्स दैट दे मस्ट मूव क्वाइटली टू प्रोस्पेरो विल हियर हिम, कि धीरे धीरे चलो नहीं तो वो सुन लेगा। कैलिबन अर्जेस देम टू फोकस। ही रिमाइंड्स स्टीफेनो दैट इफ ही किल्स प्रोस्पेरो ही विल बिकम लॉर्ड ऑफ द आइलैंड एंड मैरी मिरांडा, कि अगर मैंने मार दिया ना, ये रिमाइंड स्टीफेनो को कहता है कि अगर मार दिया ना प्रोस्पेरो को तो तुम मिरांडा से शादी कर लोगे, इस पूरे के पूरे द्वीप के ना राजा बन जाओगे। दे रश टुवर्ड द गारमेंट्स, calling them a wardrobe fit for royalty. Caliban warns them furiously that it's a trap. क्या बोलता है कि ये एक ट्रैप है। फ्रॉम टो टू क्राउन ही विल फिल आवर स्किन विद पिंचेस। दोनों नशे में चूर। मतलब वो क्या करते हैं, वो एक उसको ना एक राजसी अलमारी समझते हैं कि राजा महाराजा की अलमारी, नहीं तो उसका समझकर वस्त्रों पर टूट पड़ते हैं। अब कैलिबन तिल मिलाकर चेताता है कि जाल है, ये जाल है, इसमें फंस जाओगे तुम। लेकिन नशे में चूर थे, चेतावनी को सुना नहीं, कपड़े पहनने ओढ़ने के लिए इतराने लगे इन सब चीज़ों को। और उसी पल प्रोस्पेरो और एरियल इनविजिबल रूप से आत्माओं के दल के साथ में आते हैं और शिकार के कुत्ते जो हैं उनका रूप धरते हैं। माउंटन, सिल्वर, फ्यूरी, टायरेंट और प्रोस्पेरो के ऑर्डर पर तिकड़ी पर टूट पड़ते हैं, काटते हैं, भौंकते हैं, दौड़ते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। गो चार्ज माई गोबिन्स दैट दे ग्रिंड देयर जॉइंट्स विद ड्राई कन्वर्जन शॉर्टन अप देयर सिंस विद एज क्रम्प। दीप उनकी चीखों से भर जाती है, मतलब चीखने लगते हैं जोर जोर से, दौड़ा दौड़ा के, जैसे कुत्ते उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और दौड़ा दौड़ा के उनको परेशान करते हैं। द आइलैंड इकोज, भर जाता है आइलैंड उनकी गूंजों से। स्क्रीम्स एंड हाउस ऑफ द फ्राइटन, ए डेविल, अ बोर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक। ए डेविल यानी उनसे चीखों से उनकी भर गया पूरा द्वीप। उनका विश्वास है कि कैलिबन जादू जो है ना, और ये सारे के सारे वो समझ जाते हैं कि किसी न किसी जादू का असर है। जैसे जैसे चीखें दूर होती हैं वैसे वैसे प्रोस्पेरो एरियल जो है वो खुश होते हैं, और प्रोस्पेरो एरियल पर भी बहुत खुश होता है और उसकी बहुत प्रेज करता है और वादा करता है कि योजना पूरी होते ही ना मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, कि मेरा बस थोड़ा सा काम और बच रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तो जैसा कि पहले उसने स्टार्टिंग में ही पहला जब उसने कहना माना था तभी उसने पूछा था कि भाई मैं कब फ्री होऊंगा, मैं कब आ जाता हूँ, अपने आप ही बता देता है कि बस थोड़ा सा मेरा काम और बाकी है, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अब फिफ्थ जो हमारा एक्ट है ना, उसकी सेटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेरो सेल है। ये प्रोस्पेरो के सेल के सामने शुरू होता है अराउंड 6 इन द इवनिंग। इवनिंग के 6 का टाइम है। द टाइम प्रोस्पेरो हैड फोरटोल्ड एज द आवर व्हेन हिज ग्रेट प्लान वुड बी कंप्लीटेड। सीन ओपन होता है प्रोस्पेरो के साथ, स्टिल वार्निंग हिज मैजिक रोप, स्टैंडिंग विद एरियल बिसाइड हिम, कि प्रोस्पेरो के घर के सामने ही शुरू होता है और शुरुआत प्रोस्पेरो से ही होती है। अभी जादुई वो उसने जो कपड़े पहने हुए हैं, एरियल उसके साथ में खड़ा है। उसे लंबे जो उसने संघर्ष किया ना उसका अब बस अंत दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अब मेरी योजनाएं जो हैं वो बिल्कुल एकदम एकदम मतलब एकदम यूँ कहिए कि पीक पर हैं। नाउ डज माई प्रोजेक्ट गैदर टू अ हेड, यानी जैसे कहते नहीं बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर, यानी अब बस कंप्लीट ही होने वाली है। जो कुछ उसने किया यानी पनिश किया, कोई एग्ज़ाम जो है वो दिया या एजुकेशन वगैरह कुछ दी, कुछ भी है, सब कुछ का कंक्लूजन निकलने वाला है। तो एरियल क्या पुष्टि करता है कि सचमुच ये क्या है। ही फील्स द एंड ऑफ हिज लॉन्ग स्ट्रगल अप्रोचिंग, सेज कॉन्फिडेंटली एवरीथिंग ही हैज़ वर्कड फॉर द पनिशमेंट कहो, ट्रायल कहो, लेसन कहो, सब कुछ अब कंक्लूजन पर आने वाला है। एरियल कंफर्म कर देता है कि ये 6th आवर है, एग्जैक्टली एज प्रोस्पेरो प्रेडिक्टेड व्हेन ही क्रिएटेड द टेम्प्स्ट। हाँ, अब स्प्रिट रिपोर्ट्स दैट ऑल द शिप-wrecked nobles Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo and the other are trapped in a grove near the cell. अब एरियल कहता है कि ये 6 के नियर है, ठीक जैसा कि प्रोस्पेरो की ने भविष्यवाणी की थी। उन्हें तूफान जो है ना मतलब उठाया था। वो बताता है कि जहाज में डूबे हुए जितने भी थे, अलेंसो, सेबेस्टियन जो भी थे, ये सारे के सारे वहीं पर कैद है
एरियल बताता है कि हर कोई अलग अलग तरीके से परेशान है। जैसे भाई आप दुखी हुए हो तो उनको वो अपने उनके दुख की उनकी परेशानी की जो है ना सजा मिल रही है। अलेंसो सेबेस्टियन एंटोनियो आर ऑलमोस्ट मैड विद ग्रीफ एंड गिल्ट, है ना। एलेंसो सेबेस्टियन और एंटोनो जो है वो दुख से और अपना जो पछतावा है उससे परेशान है। गंजोलो जो है वो रो रहा है डीपली क्योंकि प्योर है बेचारा बहुत ज्यादा। He tears, Ariel says, run down his beard like winter's drop. Moved by the human pain, the spirit gently added, mine would, sir, were I human. कि यदि मैं मनुष्य होता ना तो मेरा दिल पिघल जाता, मैं अगर इंसान होता तो मतलब उनकी हालत ऐसी हो रही है देखता हूँ तो। He reflects that if a spirit, a being made of air and freedom, can feel pity for man, then he shall not myself one of their kind that relish all as sharply patient as they be kindler moved than the word। मतलब बोलता है इस चीज को वो कि अगर मैं इंसान होता तो उनकी इन चीजों को देख के ना मेरे को दया आ जाती। तो अब कहता है कि शैल नोट माई सेल्फ, कि क्या मैं जो उन्हीं की जाति का हूँ उनकी ही तरह भावनाओं का समझता हूँ तो क्या मैं कम दयालु रहूं। ही आस्क हिमसेल्फ, मतलब पूछता है अपने आप से ही कि तुम्हें इतनी दया आ रही है तो क्या मैं ऐसा हो जाऊं। तो ही रियलाइजेस दैट रिवेंज वुड ओनली हार्डन हिम। वो महसूस करता है इस बात को। कौन? प्रोस्पेरो इस चीज को महसूस करता है कि बदला लेना तो है ना, अगर बदले लेने की मेरे अंदर प्रवृत्ति रहेगी ना तो मैं बहुत ज्यादा कठोर हो जाऊंगा। वाइल मर्सी वुड रिस्टोर हिम, तो वो डिसाइड कर लेता है कि फॉरगिवनेस जो है ना वो ज्यादा अच्छी है बदला लेने से, तो will be his final act of power. The rarer action is in virtue than in resonance, है ना। रेयरर एक्शन यानी अगर आप ये कहिए ना कि सबसे श्रेष्ठ जो काम है ना वो प्रतिशोध कर लेना नहीं है, बदला लेना नहीं है। वो किस चीज में है? विजिलेंस में है, यानी सद्गुण के अंदर है, मतलब अच्छा बनने के अंदर है। तो एरियल को आदेश देता है वो कि सबको मंत्र से फ्री कर दे और वादा करता है कि ये होते हुए भी वो अपना जो मैजिक है उसको भी खत्म कर देगा। प्रोस्पेरो जो है वो अपने इस मैजिक को खत्म करने के लिए सोच लेता है। और शेक्सपियर के सबसे सुंदर वर्ड्स में से, मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीचेस में से एक कहता है, फेयरवेल टू द आर्ट ऑफ मैजिक इटसेल्फ, है ना। सुंदर में से एक कहता है कि वो उन आत्माओं को बुलाता है जिन्होंने उसकी सेवा करी थी। अब पहाड़ियों, नदियों, झीलों और सारे जो भी पेड़ पौधे, जो बाग बगीचे हैं, उनको सबको याद करता है और उनके साथ किए गए हर चीज को याद करता है। कहता है कि अब सब कुछ छोड़ने का टाइम आ गया, तो एक बार के लिए सभी को याद कर लेता है। कहता है मैं अब इसको छोड़ूंगा, ये सारी चीजें जो है ना वो अब मैं छोड़ूंगा। दिस रफ मैजिक आई हियर एब्जोर, अब मैं अपने साथ इन सब चीजों को नहीं रहता। ही देन कॉल्स फॉर हेवनली म्यूजिक टू अवेकन and calm the enchanted noble to the sound of soft sweet music. Ariel leads to in Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo and the others. They are still gazed and enchanted. अभी भी वो लोग थोड़े जादू से अटैच से लगते हैं। मतलब कहता है कि सब कुछ छोड़ने का टाइम आ गया, मैं इस जादू को छोड़ दूंगा। अब होता क्या है, वो बोलता है कि माइन आईज इवन सोशिएबल टू द शो ऑफ दाइन फाल फेलोली ड्रॉप्स गोंजेलो ऑनेस्ट ग्रीफ। मतलब प्रोस्पेरो वॉचेस देम विद कंपेशन, अब कंपेशन के साथ में देखता है, उसकी आंखें जो है ना वो आंसू से भर जाती है। व्हेन ही सीज गोंजालो ऑनेस्ट ग्रीफ, जब गोंजालो को परेशान होते हुए देखता है ना तब कहता है कि तेरी आंखों के आंसुओं के साथ मेरी आंखों के भी मतलब आंसू जो है ना वो जुड़ गए हैं, यानी मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं तेरे आंखों में आंसू देख के। इसका मतलब क्या है, उसका दिल बहुत ज्यादा नाजुक था। ऐसा नहीं था कि मतलब वो रिवेंज लेना चाहता, उसके साथ गलत हुआ था इस वजह से वो ये सब कर रहा था। अननेचुरल, his betrayal was unnatural, he declares. I do forgive thy rankest fault, all of them. I do forgive, है ना। वो बोलता है कि मैं तेरे सबसे बड़े अपराध को मतलब माफ कर रहा हूँ, सभी के माफ कर रहा हूँ। Then firmly but calmly he claims back his rightful title, my dukedom of thee I must restore. My dukedom of thee, of you, your, I must restore। ये चीजें मतलब वो बोलता है कि मुझे तुमसे अपना ड्यूकडम बस वापस चाहिए। एज द म्यूजिक कंटिन्यूज
म्यूजिक बजता रहता है, स्पेल बिगिंस टू फेड, जादू धीरे धीरे खत्म होने लगता है, नोबल्स अवेकन, और नोबल्स जो हैं वो जागने लगते हैं धीरे धीरे, यानी अपनी सेंसेस में वापस आने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं, कंफ्यूज से होते हैं। व्हेन दे सी प्रोस्पेरो, जब वो देखते हैं ना प्रोस्पेरो उनके सामने खड़ा है, ड्रेस्ड वंस अगेन एज ए ड्यूक ऑफ मिलान, एक ड्यूक ऑफ मिलान की ड्रेस पहनकर खड़ा है, तो दे आर स्टक विद आओ, ऐसे नहीं हो जाता ओ ये क्या है, हाफ बिलीविंग हिम अ विजन, तो आधा आधा विश्वास कर पाते हैं अपने देखने के ऊपर। प्रोस्पेरो सेंड्स एरियल टू फैच हिज हैट एंड स्वॉर्ड, प्रोस्पेरो एरियल को भेजता है कि तुम हैट और स्वॉर्ड लेकर आओ, सिंबल ऑफ हिज अर्ली अथॉरिटी, जो कि धरती के ऊपर अपनी एक शासन की एक सिंबल के रूप में होती है, अपनी तलवार हो गया, अपना हैट हो गया। ड्रेस्ड अगेन एज अ मैन नॉट अ मैजिशियन, अब वो मैजिशियन के कपड़ों में नहीं है, वो एक इंसान के कपड़ों में अपने आप को ड्रेसअप करता है। ही स्टैंड्स प्राउडली इन हिज रेस्टोर्ड डिग्निटी, अलोंसो ट्रेम्बलिंग विद वंडर एंड रिमर्स नील बिफोर हिम, घुटनों के बल उसके आगे गिर जाता है और कहता है, दाई ड्यूकडम आई रिजाइन एंड डू एंटर दाउ पार्डन मी माई रॉन्ग्स, है ना, क्या कहता है, वो बोलता है कि तुम्हारा ड्यूकडम मैं वापस करता हूँ, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, ही कन्फेसेस, अपना कन्फेस कर लेता है अपने गिल्ट को और माफ़ी मांगता है। प्रोस्पेरो एक्सेप्ट हिज अपोलॉजी, वो एक्सेप्ट कर लेता है उसकी अपोलॉजी को, बट एलेंसो हार्ट रिमेन्स हैवी विद ग्रीफ, लेकिन एलेंसो का दिल अभी भी भारी है दुख से, क्योंकि फर्डिनेंड जो है ना उसको खो दिया, उसे ऐसा लगता है, ही क्राइज दैट हिज लॉस इज इररिपरेबल, कोई बदल नहीं सकता, मतलब कोई भरपाई नहीं कर सकता। प्रोस्पेरो कन्फ्रंट्स हिम जेंटली सेइंग दैट ही टू हैज लॉस्ट हिज चाइल्ड, मीनिंग मिरांडा, दो नॉट इन द सेम वे। प्रोस्पेरो भी कहता है कि मैंने भी तो मेरी बेटी मिरांडा खोई है, लेकिन कोई दूसरे तरीके से कहता है। एलेंसो शाही आह भरता है, विश करता है कि फर्डिनेंड और मिरांडा अलाइव होते, काश दोनों के दोनों जो है नेपल्स पर राज कर रहे होते। एट द मोमेंट प्रोस्पेरो ड्रॉन्स असाइड ए कर्टेन, इतनी देर में प्रोस्पेरो जो है ड्रॉ करता है, मतलब एक तरफ करता है कर्टेन को, रिवील करता है एक ब्यूटीफुल सी साइट। कैसी ब्यूटीफुल सी साइट, इस तरह की, दोनों के दोनों चेस खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए। एलेंसो स्टंट एक्सक्लेम, इज दिस विजन रियल, एलेंसो कहता है कि वाकई में ये चीज़ सही है कि दो द सीज थ्रेटन दाई आर मर्सीफुल, हाँ, जो समुद्र के अंदर हम ये सब चीज़ें देख रहे थे यार, ये सब चीज़ें मतलब मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है। ये सच है क्या, क्या सच में मतलब मैं ये जो चीज़ें देख रहा हूँ ये सही है। ही एक्सप्लेन्स दैट द स्टॉर्म विच सीम्ड क्रूअल, जो जो तूफान तुमने देखा जो बहुत क्रूअल था, एक्चुअली ब्रॉट हिम टू इन लव सेफ्टी एंड रीयूनियन। मिरांडा सीइंग न्यू फेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, मिरांडा भी नए नए चेहरे देखते हैं पहली बार। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, शी गेज, वो देख रही है और फिर उनको देख कर बोल रही है कि ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, कि देखिए किस तरीके के लोग होते हैं, मतलब कैसा संसार है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था ना कभी, उसने कभी इस तरीके का संसार, क्या कैसा भी संसार नहीं देखा था, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कम लोग देखे थे, तो वो देखकर बिल्कुल एकदम हैरान है। प्रोस्पेरो स्माइल सॉफ्टली एट हर वंडर एंड रिप्लाइज, इट्स न्यू टू दी, कि तुम्हारे लिए सब कुछ नया है। मीनवाइल गोंजालो, एवर द गुड हार्टेड सोल बर्स्ट इनटू टीयर ऑफ जॉय, उसको खुशी के मारो आंसू आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है, ही ओ रिजॉयस बियॉन्ड अ कॉमन जॉय, ओ रिजॉयस बियॉन्ड अ कॉमन जॉय। एरियल नाउ रिटर्न, एरियल वापस लौटता है, लीडिंग इन द बोट्सवेन एंड शिप मास्टर, दे रिपोर्ट मिरेकुलस न्यूज़, द शिप दैट वाज वंस ड्रैग्ड, वो जहाज जो डूब गया था इन द टेम्पेस्ट इज नाउ फुली रिपेयर हो गया है, फ्लोटिंग सेफली तैर रहा है, एज टाइट एंड या एज ब्रेवली ट्रिक्ड एज बिफोर। दे themselves walk them a strange sleep to find everything restored, जो कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा था डूब गया खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है वापस सबसे ठीक हो गया है। प्रोस्पेरो नोड कामली एंड सेज ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टाइम, कि समय आएगा जब मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। फॉर नाउ ही इनवाइट्स देम इनटू द सेल टू रेस्ट फ्रॉम हिज फूड वार्मथ एंड कंफर्ट, वो उनको अपने सेल में बुलाता है और कहता है कि तुम अब आओ और आराम करो। बिफोर दे लीव ही ऑर्डर्स एरियल टू ब्रिंग इन द लास्ट ग्रुप ऑफ कैस्टअवे, कैलिबन स्टीफेनो एंड रिंगोलो, दे एंटर स्टिल फिल्थी ड्रिपिंग, लास्ट में उनको भी बुलाता है, वो लोग फिल्थी से ड्रिपिंग टाइप के और रिडिकुलस लग रहे हैं, वियरिंग द स्टोलन क्लॉथ, जैसे चुराए हुए कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। दे ऑब्जर्व, थोड़े वियर्ड लग रहे हैं। कैलिबन शेम्ड एंड ट्रैवलिंग, कैलिबन जो है शेम्ड है, ट्रैवलिंग कर रहा है, एडमिट करता है कि भाई मैंने मूर्खता करी है, रियलाइज करता है स्टीफन और ट्रिंगलो वर नो गॉड, कि ये भगवान नहीं है, सिर्फ पिए हुए शराबी लोग हैं। ही कन्फेस करता है कि वट अ थ्राइस डबल एस वाज आई टू टेक दिस रंकर फॉर अ गुड, मतलब वो अपनी जो
चीज़ें हैं ना, मतलब जो उसने पागलपन किया है ना, उस पागलपन को वो स्वीकार करता है कि ये पागलपन था जो मैंने किया, कि क्या तिगुना गधा था मैं, मतलब दुगना नहीं, मतलब गधा ही नहीं, मतलब तिगुना गधा था जो इस शराबी को देवता मान बैठा था, है ना। तो वो इस चीज को स्वीकार कर लेता है। दिस थिंक ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज माइन, कि इस अंधेरे सी वस्तु को ना मैं अपना मानता हूँ, ये चीजें वो बोलता है। प्रोस्पेरो इनवाइट्स एवरीवन इनटू दिस सेल, ही विल टेल द फुल स्टोरी हियर, सबको बुलाता है, कहता है कि सारी कहानी मैं बताऊंगा। हाउ फेट एंड मैजिक ब्रोट दैम ऑल टुगेदर, कि कैसे भाग्य और जादू जो है सबको एक जगह ले आया। एवरी थर्ड थॉट शैल बी माई ग्रेव, शैल बी माई ग्रेव। मॉर्निंग क्या होता है, नेपल्स ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडाज वेडिंग एंड देन प्रोस्पेरो विल रिटर्न टू मिलान, प्रोस्पेरो जो है मिलान वापस लौटता है, कि एवरी थर्ड थॉट शैल बी माई ग्रेव, इसका मतलब मेरे हर तीसरे विचार में मेरी कब्र होगी। इट मीन्स कि मैं अब, मेरा जो कुछ भी था ना, मैंने एम जो था मेरा वो मैंने प्राप्त कर लिया, अब मेरी जिंदगी में और कुछ अचीव करने के लिए नहीं बचा है। एट लास्ट प्रोस्पेरो टर्न्स टू एरियल विद अफेक्शन, ही थैंक्स हिम, पूरे प्यार के साथ में उसको धन्यवाद करता है, जो सेवा उसने की, जो मतलब ये कहिए कि जो भी कुछ भी एरियल ने उसके लिए करा, उसके लिए धन्यवाद करता है। एंड गिव हिम द गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, और उसको गिफ्ट के रूप में उसकी आज़ादी दे देता है। देन टू द एलिमेंट्स बी फ्री एंड फियर द वेल, क्या कहता है कि अब जाओ और तुम उन्हीं एलिमेंट्स में जाकर मिल जाओ जिसमें तुम हो, यानी आज़ाद हो जाओ और हमेशा खुश रहो। एरियल जॉयफुल डिसअपियर इनटू द एयर सिंगिंग सॉफ्टली एज ही गो, एरियल जो है बहुत ही खुशी के साथ में जाकर वहाँ उन चीज़ों से, मतलब जिन जिन चीज़ों से बना हुआ एरियल, यानी एयर का जो एलिमेंट है ना वो है वो, और जाकर वो उसी एयर एलिमेंट में मिल जाता है। अब बारी आती है एपिलोग की। एपिलोग की सेटिंग जो है वो कहाँ पे है, देखिए एपिलोग कहानी खत्म होने के बाद प्रोस्पेरो का जो सेल है, यानी जो वो गुफा सी है जैसा जो घर है उसके सामने होता है। ये प्ले जो है उसका हिस्सा नहीं है। प्रोस्पेरो की कहानी से बाहर निकलकर अब सीधा आमने सामने बैठ के ऑडियंस से बात होनी है, यानी अब ये एक तरह से समझिए कि कहानी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट है, यानी कहानी खत्म हो गई है लेकिन अब आगे एक बहुत ही इमोशनल सा स्पीच है। तो किस तरीके से शुरू होती है, ये डायरेक्टली ऑडियंस से बात हो रही है, मतलब ये समझिए आप कि प्रोस्पेरो जो है खुद हमारे राइटर हैं, सॉरी, खुद राइटर है, स्टेप्स आउट ऑफ द स्टोरी एंड स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, यानी चौथी अपनी दीवार को तोड़ते हुए, यानी सब कुछ अब हो गया है। उसके बाद दिस शॉर्ट डीपली मूविंग स्पीच इज बोथ अ फेयरवेल है ये, क्योंकि लास्ट टेम्पेस्ट जो है ना लास्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, यहाँ से शुरू होता है ये। तो यहाँ से शुरुआत जो होती है ना वो क्या होती है, वो ये कहते हैं शेक्सपियर को ही, मान लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं अपनी इस पूरे वर्क को लिखने के बाद में, वो ये मानते हैं कि जादू के बिना उनके पास कोई विशेष पावर नहीं थी, राइटिंग के अलावा उनके पास कोई विशेष पावर नहीं थी। यहाँ हम प्रोस्पेरो को लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने अभी अभी कहानी पढ़ी है। तो प्रोस्पेरो ये मानता है कि जादू के बिना उसके पास में कोई विशेष पावर नहीं है, अब वो एक साधारण सा इंसान है, कमज़ोर सा, नॉर्मल सा, दूसरों की दया पर निर्भर रहने वाला। अब उसे भी भगवान की रजा में राजी रहना है, अपनी सारी पावर जो है छोड़ देनी है। प्रोस्पेरो बताता है कि लाइफ का जो एम है ना वो कंप्लीट हो गया, यानी उसकी जो लंबी जर्नी है ना वो खत्म हो गई। कहीं ना कहीं शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि मतलब मेरा राइटिंग का जो करियर है ना, जो राइटिंग का जो एज है वो खत्म हो गई, अब मैंने बहुत कुछ कर लिया। यहाँ प्रोस्पेरो के हिसाब से देखते हैं तो कहते हैं कि उसने विश्वासघात से छीना हुआ अपना मिलान का ड्यूकडम वापस ले लिया, जिन्होंने उसको ठेस पहुंचाई थी उनसे बदला लेने के बजाय उनको माफ कर दिया। उसने मिरांडा के भविष्य को सेव कर दिया, फर्डिनेंड के साथ उसकी शादी कर दी, यानी सारे के सारे एम उसके कंप्लीट हो गए। ठीक है। जेंटल ब्रीथ ऑफ योर्स माई सेल, या जेंटल ब्रेथ का मतलब होता है कि तालियों की आवाज, यानी जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को पढ़ रहे हैं, मेरे को समझ रहे हैं, उनसे अब मैं क्या चाहता हूँ, अलविदा चाहता हूँ, वो तालियां बजाएं ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके। यानी प्रोस्पेरो इस चीज़ को एडमिट करता है कि जादू से हट के अब मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस की जो कहिए कि ब्लेसिंग्स है, मेरी ऑडियंस की जो मेरे लिए प्यार है, बस अब मैं उस पर बेस्ड हूँ। यानी शेक्सपियर ने बहुत कुछ लिख दिया था अब तक, अब शेक्सपियर जो है वो सिर्फ किस चीज़ पर मतलब बेस रहना चाहते हैं कि ऑडियंस मुझे पढ़े, मेरे वर्क को पसंद करे, बस अब वो ही मेरे लिए सही है। जैसे उसने दूसरों को मतलब माफ़ किया है, वैसे ही कहता है कि ऑडियंस मुझे भी माफ़ करना, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मेरे प्ले में कुछ गलती रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। लास्ट में बहुत ही सुंदर
बहुत ही सुंदर प्रेयर करते हैं। कहते हैं कि हर एक ऑडियंस जो है ना, एज यू फ्रॉम क्राइम वुड पार्डन मी, वो ये कहते हैं, यहाँ पे इंडल्स वर्ड उन्होंने यूज लिखा है, वो एक तरह से माफ़ी मांगने से है, या ये कहीं प्रेज करने से है। वो यहाँ ऑडियंस को याद दिलाते हैं कि जैसे वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर पार्डन कर देना, माफ़ कर देना, ये अगर अपना लें, यानी खुद अगर उम्मीद रखते हैं कि भाई हमसे कोई गलती हुई है तो हमें कोई माफ़ कर दे, तो यही चीज़ खुद के अंदर भी होनी चाहिए कि अगर किसी ने गलती कर दी, दिल दुखा दिया, परेशान कर दिया, तो खुद के अंदर भी होना चाहिए कि हम भी माफ़ करके चलें। तो ये अपने अंदर डालनी चाहिए ये चीज़। यानी कहानी के अंदर ये बात समझ में आई है कि प्रोस्पेरो ने चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन बदला लेने के बजाय उसने माफ़ करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो शेक्सपियर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो लिखना था लिख दिया, मैंने बहुत कुछ लिखा है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो कहानी के अंदर जो शायद आपको अफेक्ट कर जाए, हो सकता है खुशी दे जाए, हो सकता है आपको दुखी कर जाए, तो मैं पहले ही हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि उस बात को अपने दिल तक ना लगाकर मुझे माफ़ कर दिया जाए। इस तरीके से ये प्ले जो है ख़त्म होता है।